चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। और एक ख़राब दिन मार्केट के लिए, और एक बार फिर से अगर आपने गैप अप को बेचा और सिर्फ एक स्टॉप लॉस लगा दिया तो काम आया। खैर इस पर बात करेंगे, लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए वापस एक ख़राब दिन। और निफ्टी शायद उस पेन को रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहा है। निफ्टी भले ही आपको दिखाई दे कि फ्लैट है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स रख दीजिए ज़रा एक बार साइड पर, क्योंकि असली जो पेन है वो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिलेगी। 2.5% मिड कैप इंडेक्स नीचे है, 3% स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे है। बाजार का एडवांस डिक्लाइन देखिए आप एक बार, 1:7, मतलब एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 7 गिरने वाले शेयर। और ये अमूमन ऐसी ही एडवांस डिक्लाइन हम काफ़ी समय से देख रहे हैं। एक बार तो हमने 1:9 की भी देखी थी। तो इतनी ख़राब मार्केट ब्रेथ, इसमें क्या ही स्टॉक चलेगा। बैंक निफ्टी में फिर से एक साइन आ रहे हैं कि शायद बैंक निफ्टी भी अपने रीसेंट लोज को तोड़े। निफ्टी तो ऑलरेडी तोड़ ही चुका है, बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट वहाँ पर बढ़ रहा है। और इवेंचुअली देखिए बात सारी की सारी है अर्निंग्स की। आप जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन मार्केट में गिरावट का असली कारण है अर्निंग्स। सेंटिमेंट पूरा का पूरा अर्निंग्स ने ही इस मार्केट में एक बार फिर ख़राब किया, जो Q2 में भी हुआ था। खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के लेवल्स आएंगे। वीरू, श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल बहुत ही ख़राब दिन है आज बाजार के लिए भी। कल भी इनफैक्ट ख़राब दिन था और आज भी कोई भी तेज़ी टिकाऊ नहीं लग रही है बाजार में। निफ्टी जैसे कि आप बता रहे थे, आपने डे हाई से 100 अंक से ज़्यादा गिरा हुआ है और कामकाज कर रहे हैं। वही बैंक निफ्टी में तो भारी बिकवाली आज के दिन भी देखी जा रही है। लेकिन सर ये अब क्या बाजार में क्या लग रहा है, टेक्सचर आपको कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, क्योंकि तेज़ी तो बिल्कुल भी टिकाऊ लग नहीं रही। देखिए श्रेया, ऐसा है मार्केट चीख चीख के करिए मेरा टेक्सचर क्या है, और अगर आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप पैसा बना रहे हैं। बहुत सिंपल। आज सुबह भी जो हमारी स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि रैली में बेच दें और एक स्टॉप लॉस लगा दें, और ये रणनीति काम कर रही है। अगेन आपको शॉर्ट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट आपको दिन में मौके दे रहा है। दिन में मार्केट चलता है, सुबह मार्केट चलता है, उसके बाद वन वे प्रोग्राम शुरू हो जाता है। एक होप रहेगी वैसे आज की, शायद लास्ट के घंटे में कवरिंग आ जाए निफ्टी में, लेकिन वो सिर्फ एक होप रहेगी। आज की स्ट्रैटेजी भी यही थी हमारी कि गैप अप में सेलिंग करें। और अगर देखिए बेच के पैसा बन रहा है तो बेच के पैसा बनाइए। अब हर कोई नहीं कर पाता है, लेकिन कोई रूल नहीं है कि पैसा खरीद के ही बनाना है। इनफैक्ट इस मार्केट में शॉर्ट सेलर्स ने बहुत पैसा बनाया है, क्योंकि दूसरी साइड पर हर कोई ट्रैप्ड है। तो इसके लिए और बाजार के टेक्सचर को रिस्पेक्ट करिए। टेक्सचर सेल ऑन रैली का है, तो रैली जहाँ फेल हो वहाँ सेल करिए। अब जैसे मैं कह रहा हूँ, हो सकता है आज लास्ट के आधे घंटे में एक और शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे, लेकिन जो भी है मेरा व्यू तो ये है कि निफ्टी इवेंचुअली अब 22,000 की तरफ बढ़ रहा है। रैलीज आएंगे वो टिकेंगे नहीं। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, एक बार फिर नंबर से पहले HDFC बैंक थोड़े से क्रैक दिखा रहा है। बैंक निफ्टी को डे लो पर HDFC बैंक ही लेकर आया पिछले कुछ मिनटों में, और यहाँ पर 48,000 तोड़ने की तैयारी हो रही है बैंक निफ्टी में। और 48,000 टूटा अगर, तो मुझे लग रहा है कि इवन 47,000 का रास्ता खुलेगा। अगर आप 6 महीने का बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो वो आपको क्लियरली स्क्रीन पर दिखाई देगा कि उस तरीके के मूव्स यहाँ पर विजिबल होंगे बैंक निफ्टी में। ये देखिए, ये चार्ट है बैंक निफ्टी का। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। पेन है बाजार में और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे रखता हूँ जहाँ पे पेन है, लेकिन अनुज उससे पहले लुक एट पॉलीकैब 6090 और डे लो पर। ये ऑलमोस्ट मई 2024 के बाद लोवेस्ट क्लस्टर है। बात हुई रही थी अनुज 2-3 दिन पहले हमारी कि स्टे अवे और ज़्यादा बाइंग एफर्ट्स मत रखिए यहाँ पर। अनुज ये नंबर्स क्या इतने ख़राब लग रहे हैं? मैं पढ़ रहा था नंबर, बट बाजार पनिश मोड में है इस वक्त है। आई थिंक वीरू, मैंने ना आई थिंक 4 या 5 दिन पहले मैं अपने डेस्क से कहूँगा कि हम थोड़ा इस पर एक बार मेरी डेट रिविजिट करके बताएं। मैंने 4 या 5 दिन पहले एक व्यू लिया था 3-4 स्टॉक्स पर, पॉलीकैब, परसिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज और आई थिंक एक और था, कि यहाँ पर अब आप प्रॉफिट बुक करके OFSS, अगर आपने प्रॉफिट बनाया अच्छा तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करके साइड में हट जाए, क्योंकि मुझे इन स्टॉक्स के टेक्सचर थोड़े अच्छे नहीं लग रहे थे। वहाँ से आप देख लीजिए इन स्टॉक्स में कितनी बड़ी बड़ी गिरावट आई है, सब के सब स्टॉक्स में। ये आई थिंक मुझे स्क्रीन बता रही थी पिछले कुछ दिन पहले कि, और इन केस में पॉलीकैब के केस में तो नंबर भी अच्छे हैं। पॉलीकैब के केस में तो आप ये भी नहीं कह सकते कि खराब नंबर पर पॉलीकैब गिर गया। हाँ, टॉप लाइन में हल्के से मिस जरूर है, लेकिन मार्जिन नंबर तो इतना अच्छा आया है पॉलीकैब का, उसके बावजूद स्टॉक गिरा है। तो यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि कुछ शायद और ही फैक्टर है जो इसको ड्राइव कर रहा है पॉलीकैब को। और आज देखिए नंबर से पहले परसिस्टेंट गिर गया, नंबर से पहले। अब तक तो नंबर आए नहीं है। कोफोज देखिए पिछले 3-4 दिन में किस तरीके से कोफोज लुढ़का है।
तो यही मैं कुछ स्पॉट कर पा रहा था कुछ दिन पहले, इसके लिए मैंने इस पर एक व्यू लिया था कि इन 4 स्टॉक्स में अगर आप चाहें तो प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि इनमें अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा लोगों ने। खैर अभी कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे पॉलीकैब की क्यों इन नंबर्स के बावजूद ये स्टॉक गिर रहा है। लेकिन बाकी F&O स्टॉक्स में क्या स्पॉट किया आपने? जब वाकई पेन तो है, और कुछ काउंटर्स जो कि क्रिटिकल लेवल ब्रीच कर रहे हैं ऐसे ही बिग टिकट साइजेस में, और जहां पे शॉर्टिंग हो रही है। डिफेंस स्पेस में मैं आना चाहूँगा, जरा प्लीज़ दिखाइएगा 27 मई 2024 के बाद फाइनली 3840 का लेवल ब्रीच करता हुआ HL। आप जरा शॉर्टिंग के क्वांटम को देखिए और OIs को देखिए जरा प्लीज़। आज ये स्टॉक अपने 200 EMA के नीचे भी कल ही आ चुका था, इनफैक्ट कुछ बड़े नेगेटिव क्रॉसओवर्स, और आप OI देखिए करीब 1.25 लाख शेयर। आई मीन 4000 रुपये के स्टॉक में 1.25 लाख शेयर काफ़ी होते हैं। ह्यूज शॉर्टिंग, और यहाँ पे बस यही है कि अब मई 2024 से लेकर अब तक का पूरा बेस वैलिड हो रखा है, और एवरेजेस पहले ही काफ़ी हद तक वैलिड हो चुके हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा रियल स्टेट में जाऊँगा। स्टॉक सारे ही 200 EMA के नीचे है ऑलमोस्ट, लेकिन अब जो मल्टी मंथ और मल्टी ईयर बेस छूट रहे हैं उसमें DLF आता है। DLF ने अब पूरे CY24 का बेस तोड़ दिया है, और उसके बाद काफ़ी शॉर्टिंग, काफ़ी प्रेशर ओवरऑल रियल्टी ने DLF रखेगा। प्लीज़ लुक एट OI एडिशन, जहाँ पे अब ताबड़तोड़ शॉर्टिंग हो रही है, उसमें 9.25 लाख शेयर का बिल्डअप, यहाँ पे करीब 2.5% बिल्डअप, काफ़ी शॉर्टिंग। और जहाँ तक स्ट्रेंथ का सवाल है, इट्स एंटायरली IT। और आपकी स्क्रीन पे लेके आऊँगा, एक बार प्लीज़ लेके आइएगा TCS को। मैं 5150 पे 4150 पे डे हाई पे आके ट्रेड करता हुआ, अगर कहीं इंट्राडे में स्ट्रेंथ नजर आ रही है अनुज, तो वो सिर्फ TCS और इनफैक्ट IT। अनुज बिल्कुल, तो ये इस समय कुछ स्टॉक फ्यूचर जहाँ फिर भी थोड़ी स्ट्रेंथ है। श्रेया के पास चलते हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और आज के कार्यक्रम के क्रम के लिए। श्रेया बताइए। बिल्कुल सर, जिस तरीके से बिकवाली हावी आज के सत्र में भी देखने को मिल रही है बाजार में, इनफैक्ट कल भी देखने को मिल रही थी, तो शुरुआत करते हैं गिरते हुए स्टॉक्स के साथ ही। और अभी आप स्क्रीन पे इस वक्त देखने को मिलेगा, देखिए लोधा गिरकर कामकाज कर रहा है, 7% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्रेस्टीज स्टेट्स भी इस लिस्ट में शामिल, इनफैक्ट रियल्टी सेक्टर ही आज पूरा टूट कर कामकाज करता हुआ दिखेगा आपको। गोदरेज प्रॉपर्टीज इसमें शामिल है, 7% की गिरावट ये भी झेल रहा है। पॉलीकैब में भी मुनाफा वसूली काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, 7% करीब यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। देखिए गिरावट देखने को मिल रही है। और इंडिया मार्ट देखिए रिजल्ट के बाद ये भी टूटा, 7.25% की गिरावट ये झेल रहा है। कैम से भी नहीं हो पाया, 6.5% से ज़्यादा टूटकर कामकाज कर रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देखिए 5.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ, और कोरोमंडल पे भी बिकवाली हावी होती नज़र आ रही है, 6.25% के करीब। लेकिन गिरते बाजार में कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। IT सेक्टर के कुछ स्टॉक्स दिखेंगे आपको, विप्रो जैसे 2.5% से ज़्यादा, इनफैक्ट 3% के करीब तेज़ होता हुआ। MCX देखिए 2.5%, TCS भी आज उसने कोशिश की 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे, और इन्फोसिस में भी खरीदारी अच्छी देखने को मिली 3% से ज़्यादा। अब शो में आगे बढ़ते हैं और हमारे पैनल के साथ आपको मिलवाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश काबस से राजेश सातपुते, चंदन तपड़िया, कविता जैन, आशीष कयाल और विकास सालुंग के। 2:15 पर उपासना से जानेंगे पॉलीकैब के नतीजों में कहाँ हाथ लगी मायूसी, नतीजों के बाद क्यों टूटा है शेयर। 2:20 पर मैं बताऊंगी आपको एक्सीडेंट ऑफ द डे। इसके अलावा 2:30 बजे कल के बड़े नतीजों पर फोकस होगा। यतिन बताएंगे कैसे रह सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे, मंगलम बताएंगे USL के नतीजे का अनुमान। जी बिल्कुल, एक मिनट रुकते हैं जरा। 16,735 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है HDFC बैंक का, जबकि 16,535 करोड़ का अनुमान था। तो पहला नंबर तो थोड़ा सा मार्केट के एस्टिमेट से बेटर है। तो चलिए देखते हैं कि इसके बेसिस पर स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करेगा। ये पहला नंबर अब तक का। उसके अलावा और नंबर अब तक सिर्फ एक ही नंबर आया है। अब इसके अलावा हमें ऑब्वियसली इसके अलावा हमें और नंबर्स का इंतज़ार रहेगा, नेट इंटरेस्ट इनकम का, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का, एसेट क्वालिटी का, इन सब नंबर्स का इंतज़ार रहेगा। लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही नंबर आया है नेट प्रॉफिट का, जो कि 16,735 करोड़। ग्रॉस NPA बढ़ा है, पर ग्रॉस NPA बढ़ा है 1.36% से बढ़कर 1.42% पर आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और नेट NPA 0.41% से बढ़कर 0.46% पर आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो थोड़ी सी आप असेट क्वालिटी में एक डिटीरियोरेशन क्लियरली स्क्रीन पर देखेंगे। तो ये अब HDFC बैंक पर अब तक के जो नंबर्स आए हैं उसमें एक क्लियर कट डिटीरियोरेशन दिखाई देगा। स्टॉक ठीक है वैसे, जैसे हमने पहले भी कह रहे थे कि काफ़ी हद तक स्टॉक इसको प्राइसिंग कर चुका था, शायद काफ़ी हद तक
स्टॉक गिरा भी था यहाँ पर, तो इस वजह से शायद और ना गिर रहा हो ये स्टॉक। लेकिन अब जो नंबर मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा वो होगा एक तो नेट इंटरेस्ट इनकम। 30,653 करोड़ 30,770 करोड़ का अनुमान था। तो कुल मिलाकर मोटा मोटी आप ये कह लीजिए कि नंबर्स जो हैं वो इन लाइन विद एस्टिमेट हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम पे बहुत हल्का सा मामूली सा मिस है। प्रॉफिट हल्का सा मामूली एस्टिमेट से ज़रा सा ऊपर है। तो कुल मिलाकर ये इस समय NII और नेट प्रॉफिट का नंबर। गौरांग भी हैं हमारे साथ शो में, शायद उनसे बात करते हैं। है क्या गौरांग, मुझे बता दीजिए। गौरांग जी गुड आफ्टरनून। HDFC बैंक बेसिक नंबर्स पर क्या व्यू होगा आपका? नमस्कार अनुज भाई, सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। पहला पहला आंकड़ा तो जो अनुमान था उससे बेहतर आया और अनिवार्य होगा पहले तो डिस्क्लोजर देना कि हमारी खरीदारी की राय है। अब तक लक्ष्यांक जो निर्धारित किए थे वो करीबन 1900 के पार के हैं, लेकिन नतीजे अभी आए तो थोड़ा बहुत चयन करना पड़ेगा। जो आंकड़े मैं देख रहा हूँ अभी मुनाफों को लेकर के, वहां पर सुधार है। मेरे ख्याल से एसेट क्वालिटी भी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत बेहतर आई है। और जैसे मैंने कहा, लंबी अवधि का अगर आपका निवेश है तो बने रहे, और नहीं है तो इस स्तर पे भी आप धीरे धीरे करके जोड़ सकते हैं। मेरा मानना है अनुज भाई कि बैंकिंग क्षेत्र के नतीजे जितने भी अभी तक आए हैं वो काफी सकारात्मक आए हैं। कोटक बैंक जो कि दूसरी तिमाही में नकारात्मक नतीजे उसके भी काफी बेहतर आए हैं, और स्टॉक ने 9% के ऊपर के इजाफे देखे थे जब नतीजे आने के पश्चात। बिल्कुल। तो ये इस समय HDFC बैंक का कुछ देर में यतिन के पास भी चलेंगे जिन्होंने पोल बनाया था HDFC बैंक का, और उनसे जानेंगे कि और नंबर्स कैसे लग रहे हैं। यतिन गुड आफ्टरनून, क्या है फर्स्ट टेक? तो फर्स्ट टेक यही है अनुज जी के जो एक्सपेक्टेशन था नेट इंटरेस्ट इनकम का और जो नेट प्रॉफिट का अनुमान था उसके हिसाब से ही नंबर्स आए हैं। तो ब्रॉडली प्राइमा फेसी ये दिखाई पड़ रहा है कि नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। हालांकि सीजनली हमने देखा है कि बहुत सारी बैंक्स का सिक्वेंशियल बेसिस पे NPA बढ़ा है और HDFC बैंक कुछ अलग नहीं है। बोथ जो ग्रॉस NPAs है, नेट NPAs हैं, वो एब्सोल्यूट नंबर भी बढ़ा है और मार्जिनली आपको परसेंटेज में भी वो दिखाई पड़ रहा है कि जो ग्रॉस NPA है लगभग 5 बेसिस पॉइंट्स बढ़ के 1.42% के आसपास आया है और इसी तर्ज पे ग्रॉस NPA भी आपको बढ़ते हुए नजर पड़े हैं। तो नेट NPA ग्रॉस NPA मामूली बढ़त है, लेकिन देखिए एग्री स्लिपेज कितना हुआ है, टोटल स्लिपेज कितना हुआ है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है, वो कुछ ही देर में अभी कंपनी अपना प्रेजेंटेशन अपलोड करेगी और प्रेजेंटेशन अपलोड करने के बाद ही पता चल पाएगा कि ऑपरेशनली जो इंटरनल्स हैं वो किस तरीके से हुए हैं। हाल फिलहाल अगर हम प्राइमा फेसी फर्स्ट कट नंबर्स की बात करें तो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, बट जैसे कि मैंने कहा नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स और जो स्लिपेज का नंबर है वो प्रेजेंटेशन में आएगा और कुछ ही समय में पता चलेगा कैसा रहा है वहाँ इंटरनल का प्रदर्शन। बिल्कुल। चलिए, तो ये इस समय HDFC बैंक का ग्रीन में आया स्टॉक, काफ़ी इनफैक्ट अच्छा खासा ग्रीन में आया स्टॉक और इसने निफ्टी को सपोर्ट किया। एक बार जरा इंटरडे लेकर आइए HDFC बैंक का, ये देखिए किस तरीके से ग्रीन में आया स्टॉक। जैसे कह रहे कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव शायद नहीं है और जितना ऑलरेडी प्राइस्ड इन है उसके मुकाबले, और सामने आप देखिए अच्छा खासा मूव, और इसने निफ्टी को लीड किया। निफ्टी का देखिए अब आप इंटरडे चार्ट, निफ्टी में एकदम से रिकवरी आई क्योंकि HDFC बैंक अब इनफैक्ट निफ्टी 58 पॉइंट ग्रीन में आया। प्योरली जो HDFC बैंक का मूव है, एक बार वापस साइड बाय साइड दोनों स्टॉक्स दोनों को रख दीजिए, एक तरफ निफ्टी और एक तरफ HDFC बैंक, और इनफैक्ट अब साइड में बैंक निफ्टी भी रख दीजिए। तो दोनों इंडिसेस में जो रिकवरी आई उसका मेन कारण HDFC बैंक। ये देखिए, ये अब निफ्टी 52 पॉइंट ग्रीन में, और HDFC बैंक की वजह से निफ्टी बैंक जो करीब 400 पॉइंट नीचे था बीरू, अब सिर्फ 150 पॉइंट नीचे रह गया। तो काफ़ी हद तक एटलीस्ट कुछ सहारा मिला मार्केट को HDFC बैंक की वजह से। अनुज, मतलब ये नगर नंबर्स प्राइमा फेसी लग कैसे रहे हैं, और थोड़ा सा अगर आप देखें जो मेरे को नेगेटिव सा लग रहा है हल्का सा, दैट्स ऑन आई थिंक एसेट क्वालिटी। बिल्कुल बिल्कुल एसेट क्वालिटी पे हल्का सा नेगेटिव है बीरू, लेकिन उसके अलावा आई थिंक देखिए क्या होता है ना, पोजीशनिंग। अब जब ये HDFC बैंक अपने प्रोविजनल नंबर्स लेकर आया था तब ये 1800 पे था मेरे ख्याल से, 1800 से 1650 हो चुका है ये स्टॉक। अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से बचा नहीं था शायद। ये देखिए, ये एक महीने का चार्ट है आपकी स्क्रीन पर, 1800 पे वो अपडेट आया था, 1800 से 1650, 1625 आज का लो। अब एक ही न्यूज़ पर कितना पीटेंगे एक स्टॉक को, तो मेरे ख्याल से ये शायद एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से आज यहाँ पर थोड़ा सा इन लेवल्स पर आकर मार्केट एक बार के लिए रुका हो। खैर एनीवे, ये ऐसी मार्केट है जिसमें कुछ भी बहुत जल्दी कह देना शायद एक रिस्क लेने के बराबर होता है 10 मिनट बाद क्या होगा पता नहीं, तो वेट कर लेते हैं।
और कल ब्रोकरेज के भी व्यूज़ का वेट कर लेते हैं। प्लस अभी वो इनके एक आध नंबर और आने हैं, मार्जिन का नंबर, कासा वगैरह, उन सब का वेट कर लेते हैं। उसके बाद आई थिंक इस पर थोड़ा सा एक डिटेल्ड व्यू ले पाएंगे। चलिए अब पैनल के पास चलते हैं और आज की ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून गावा सर, बताइए क्या ट्रेड ले रहे हैं? गुड आफ्टरनून जी। सुबह दो स्टॉक की हमने बात की थी, डालमिया भारत और इन्फोसिस। एक जो स्टॉक रह चुका था वो है सन फार्मा, उसमें तेजी है, ट्रेड करा 1798 पर, एक ब्रेकआउट मिला था और उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1786 के नीचे। तो 10-12 रुपए का स्टॉप लॉस है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 1825-30, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए सन फार्मा। ओके, प्रकाश सर की कॉल हो गई यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर 1798 पर आज सुबह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। राजेश सतपति जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेन एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, नजर मेरी है स्विंग ट्रेडिंग लेंगे हम यहाँ पे। आज नजर रहेगी कोटक बैंक पे। आप कोटक का स्ट्रक्चर देखें तो 1900 पे पुट राइडर खड़ा है और मुझे लगता है यही इंपॉर्टेंट है। सो हमारा स्टॉप लॉस होगा 1895 का एंड अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेड कोटक का टारगेट होना चाहिए 1950 का। 1940 1950 तक का स्विंग कोटक में ड्यू है, तो इट्स अ बाय। कोटक बाई साइड की ट्रेड राजेश जी की तरफ से आते हुए। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपने क्या पिक किया है? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया। सो मुझे लग रहा है कि टीवीएस मोटर्स का अगर आप चार्ट सेटअप देखें तो यहाँ एक 50 वेमा के नीचे काउंटर निकला है, प्लस अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को भी तोड़ते हुए दिखा है। तो सेल ऑन राइज का अप्रोच रखना चाहिए। एज ऑफ नाउ 2261 के लेवल पर है। रिलेटिव स्ट्रेंथ बताती है कि फर्दर और वीकनेस आना चाहिए इस काउंटर पर। 2275 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। नीचे की साइड मुझे लगता है 2230 2200 की तरफ काउंटर बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। तो शॉर्ट ऑन टीवीएस मोटर्स। ओके, शॉर्ट ऑन टीवीएस मोटर। विकास जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने मिलेगी, लेकिन अगर देखो तो बजाज फिंसो अभी भी मुझे स्ट्रांग लग रहा है। तीनों भी फ्रंट पे अगर देखो, मंथली, वीकली और डेली चार्ट पे, यहाँ पे अभी भी एक स्ट्रांग कैंडिडेट देखने मिल रहा है। और जिस हिसाब से इसका एडीएक्स है अभी भी स्ट्रांग दिखा रहा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मुझे लगता है बजाज फिंसो यहाँ पे अभी भी बाय कर सकते हैं। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 1780 1790 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। 1690 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा और मुझे लगता है यहाँ से एक अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए देखने मिल रहा है। ये पूरे मंथ में हमने देखा है कि एक अच्छा ट्रेंड इस काउंटर ने पकड़ चुका है। तो मुझे लगता है एक अपसाइड में 1780 और 90 के आसपास के टारगेट यहाँ पे इंटैक्ट है। तो उसी टारगेट के लिए इसको बाय करना है 1690 के स्टॉप लॉस से। ओके, बजाज फिंसर 1730 पे बाय कॉल है। मीनवेल साइड में रखिएगा एचडीएफसी बैंक, क्योंकि एचडीएफसी बैंक अब ऑलमोस्ट 1656 पे थोड़े से डाउट्स के अगेंस्ट स्टिल अगर आप देखें फ्लो करता हुआ ऊपरी तरफ। और मैं इसलिए इस वक्त इसको यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये कल और परसों के हाइज को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। तो माइट भी वो शायद एक स्विंग दे बाजार को, बट बड़ी क्रिटिकल ट्रेजेक्ट्री है 1650 से लेकर 1660। आशीष कयाल हमारे साथ हैं। आशीष गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? हाँ देखिए, मेरे दो ट्रेड्स है जो कि ले लिए गए, सन फार्मा और बजाज फिंसर्व दोनों ले लिए गए। लेकिन एंजल वन ही एक ट्रेड है जो सेल साइड पे, लेकिन और यहाँ पर नरमी देखी जा रही है। यहाँ पर काफी समय से स्टॉक नीचे की ओर चल रहा है और इसने प्रीवियस लोज भी ब्रेक कर दिए। ये अपने 10 डीएमए के भी ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है और फॉल के साथ वॉल्यूम्स भी राइज हो रहे हैं। तो ऐसे में देखते हुए लगता है कोई भी पुल बैक अगर एंजल वन में आता है तो सेल की राय होगी। यहाँ पर जो टारगेट है नीचे में करीबन 2230 के देखे जा सकते हैं और स्टॉप लॉस जो लगाना होगा 2470 के स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, एंजल वन सेल साइड की ट्रेड आशीष जी की तरफ से। गौरांग जी गुड आफ्टरनून। बाजार ने थोड़ी सी सही, निफ्टी ने स्पेशली एचडीएफसी बैंक के बूते थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश की। आपको क्या लग रहा है कहाँ हाथ लगाना चाहिए ऐसे मूड माहौल में? आपको भी प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से श्रेया जी। तो मेरे ख्याल से बैंकिंग क्षेत्र, तो जैसे अभी हम बातचीत कर रहे थे एचडीएफसी बैंक को लेकर के खरीदारी की राय है। 1900 के लक्ष्यांक है श्रेया, और नतीजा भी अभी आए हैं तो थोड़ा बहुत अभ्यास करना अनिवार्य होगा हमारे लिए। लेकिन विकल्प के रूप में अगर कहीं पर नजर रखनी और जिस तरीके की परिस्थिति हम देख रहे हैं बाजार में, मेरे ख्याल से आईटी क्षेत्र से रहना ही, आईटी या फार्मा क्षेत्र के साथ ही रहना बेहतर होगा। और आईटी क्षेत्र में हमने दिग्गज कंपनी टेक महिंद्रा पर खरीदारी की राय दी है। लक्ष्यांक के रूप में 1900 के आसपास के लक्ष्यांक है, अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है और लंबी अवधि का नजरिया है। ओके, टेक महिंद्रा, तो यहाँ पे ट्रेड्स पूरे हो गए और
टेक महिंद्रा को आपने पिक किया। मीनवाइल निफ्टी 23,080 पे और HDFC बैंक को रिक्वायर्ड पुश जनरेट करता हुआ एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पॉलीकैब मीनवाइल आपकी स्कीम रख देता हूँ मैं 6197, थोड़ा सा रिकवर हुआ है बट इट्स आई थिंक शॉर्ट कवरिंग। आज आईटी में फुल स्विंग है। अभी टेक महिंद्रा गौरांग जी की कॉल थी। लुक एट इन्फोसिस 1860 डे हाई, विप्रो 367 डे हाई, MCX को लेके आई आपकी स्क्रीन पे, लेकिन मैं अपने आप को अभी तक आईटी पे रखना चाहूँगा। डिस्कशन करते हैं आईटी पे थोड़ा सा। एक पहले टेक्निकल व्यू लेते हैं। विकास, अगर आईटी में आपको पिक करना हो ऑन टेक्निकल ग्राउंड आज के इस प्राइस बिहेवियर के बाद, तो क्या आपको इंप्रेस कर रहा है? उसके बाद फंडामेंटल लोड की बातचीत पाएंगे। टेक्निकल विप्रो, TCS या फिर HCL टेक्नोलॉजीज, क्या प्रेफर करेंगे आप? देखो, अगर तीनों की बात करो तो मुझे विप्रो यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है। डेली चार्ट पे भी एक अच्छा यहाँ पे फॉर्मेशन बन चुका है। यहाँ पे भी जो मोमेंटम इंडिकेटर है ये भी इसके फेवर में जाते हुए देखने मिल रहा है। तो विप्रो में एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। 320 324 के आसपास का एक अपसाइड का जो टारगेट अभी भी इस काउंटर में देखने मिल सकता है। उसके साथ में अगर इन्फोसिस की बात करूँ तो इन्फोसिस भी एक गैप के अंदर अभी इंटर हो चुका है। जो उसने लास्ट वीक में जो गैप डाउन हुआ था उस गैप के थियरी में अभी इंसर्ट हो चुका है। ऊपर में जो यहाँ पे टारगेट निकल के आएंगे वो 1890 के बाद 1940 1920 के आसपास की रेंज यहाँ पे विप्रो में इन्फोसिस में देखने मिल सकती है। लेकिन अगर कंपैरिजन करना है तो मुझे विप्रो का चार्ट यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर की तरफ अगर देखो तो 324 320 के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। नीचे में हालांकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे कल के सेशन में देखने मिला था 298 के आसपास का, तो 298 297 के स्टॉप लॉस में इसमें बने रहे। गौरांग, आपने टेक महिंद्रा चुना, आज आईटी में बहुत स्ट्रांग मूव है, क्या कारण समझते हैं आप? जो डोनाल्ड ट्रंप के जो इनिशियल कमेंट्स हैं H1 वीज़ा को लेकर, बहुत ही नफा तुला और बहुत ही एक सेंसिबल जवाब दिया उन्होंने कहा कि हमें बहुत ही अच्छे टैलेंट की और बहुत तर्कसंगत लोगों की ज़रूरत भी है। मतलब आप इसको कैसे मानते हैं और वाकई क्या ये आईटी को पुश प्रोवाइड कर सकता है इस वीक मार्केट में? थोड़ा बहुत तो कर सकता है वीरेंद्र, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई हम एक रिक्रूटमेंट एजेंसी बन जाए अमेरिका के लिए, कि हमारे यहाँ से जो बुद्धिमान जीवी और जो योग्य नागरिक हैं वो भारी मात्रा में जाकर के अमेरिका की जो जरूरत है वो पूरी करे। हालांकि काफी हिंदुस्तानी अमेरिका में बसे हुए हैं, लेकिन हाँ, एक टेल विंड पॉजिटिव जिसे, क्योंकि जिस प्रकार की भाषा और टिप्पणी पिछले 2 दिनों से हम राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उससे हमारे ही बाजार में नहीं लेकिन विश्व भर के बाजार में काफी अनिश्चितता का माहौल हो गया है। तो ये वो बात अपनी जगह पे, लेकिन मैं नतीजों पे आता हूँ। हमने दूसरी तिमाही के नतीजे देखे, तीसरी तिमाही के कुछ नतीजे देखे, कुछ देखना बाकी है। उन नतीजों को एक आधार बना करके और टिप्पणियों को महत्वपूर्ण बात जो करी है मैनेजमेंट ने हमसे भविष्य को लेकर के, इन सब चीजों को अगर मैं समीकरण करता हूं तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में नतीजे जो आईटी क्षेत्र के वो यहाँ से और बेहतर होने चाहिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैसे CNBC आवाज़ की खबर पर मोहर लगी जो आज सुबह लक्ष्मण जी ने ब्रेक की थी। कैबिनेट में फैसला अप्रूव हुआ है। चलिए मार्केट पर आते हैं। रिकवरी काफ़ी शानदार है निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में, और प्योरली HDFC बैंक की वजह से वो रिकवरी है। ये देखिए निफ्टी अब और बैंक निफ्टी देखिए और HDFC बैंक देखिए 1% के करीब की रैली HDFC बैंक में। ये शायद आई थिंक पोजिशनिंग का पूरा मैजिक है कि बहुत कुछ प्राइस्ड इन था और जैसे ही वो नंबर आया उसके बाद यहाँ पर रिकवरी आनी शुरू हुई। लेकिन एक स्टॉक जहाँ अभी भी सेलिंग है, हालांकि डे लो से रिकवर हो रहा है, वो स्टॉक भी वो है पॉलीकैब। हालांकि नंबर्स पॉलीकैब के ठीक ठाक रहे और मैनेजमेंट कमेंट्री भी अच्छी ही है। उपासना के पास चलते हैं और जानते हैं कि पूरी डिटेल्स क्या है। ओवरऑल देखा जाए तो पॉलीकैब इंडिया ने अच्छा रिजल्ट दिया है। रेवेन्यू जो है उसमें स्लाइट मिस है पोल एस्टिमेट से, लेकिन पैट इन लाइन है और मार्जिन काफ़ी अच्छी आई है एस्टिमेट्स से कंपेयर करें तो। अभी नंबर्स को देखें तो रेवेन्यू में 20% ग्रोथ दिखाई दे रहा है। एबिटा मार्जिन्स देखा जाए तो काफ़ी अच्छी आई है, 13.8% आई है, जबकि हम एस्टिमेट कर रहे थे 12.3%। अब तक की जितनी भी केबल एंड वायर कंपनीज है उसमें हमने देखा है मार्जिन डाउन टिक, लेकिन ये पहली ऐसी कंपनी है अब तक Q3 में जिनका मार्जिन बढ़ रहा है और मार्जिन एक्सपांशन भी काफ़ी शार्प है। पैट की बात करें तो पैट में 12% ग्रोथ दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी इनलाइन है हमारे एस्टिमेट्स को लेके। अगर कंपनी के की सेगमेंट्स की मैं बात करें तो वायर एंड केबल में रेवेन्यू ग्रोथ 12% आई है और मार्जिन्स भी ऑलमोस्ट 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ी हुई है। FMEG में भी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई दिया 43% का और
PBIT लॉस भी कम होते हुए दिखाई दिए 36.6 करोड़ से 12.7 करोड़। अभी कंपनी ने ये गाइडेंस दिया है कि उनका जो FY26 का टॉप लाइन गाइडेंस था 20,000 करोड़, वो कंपनी FY25 में ही क्रॉस कर लेगी। अभी सेगमेंट्स को देखा जाए तो वायर एंड केबल में कंपनी बता रही है कि 1.5 टाइम्स ग्रोथ दिखाई देगा और FMEG में कंपनी फैक्टर इन कर रही है 1.5 to 2 टाइम्स ग्रोथ नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। वायर्स एंड केबल्स के जो मार्जिन है वो कंपनीज टारगेट कर रही है 11 to 13% और FMEG में कंपनी टारगेट कर रही है 8 to 10% ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। और एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन भी कंपनी ने बताया कि मोर देन 10% पहुंच जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में। और कंपनी की ऑर्डर बुक जो है उसमें भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है Q4 FY25 में। सो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया पॉलीकैब का Q3 FY25 में। ओके, तो बिल्कुल ये इस समय नंबर्स तो अच्छे आए हैं, लेकिन गौरांग जी स्टॉक ने चलना बंद कर दिया। क्या यहाँ वैल्यूएशन का इशू है या फिर वही इशू अब जो बाकी मार्केट को भी कई स्टॉक्स में वरी कर रहा है कि किसी एक आध फंड का कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट में चिंता है? क्या व्यू होगा आपका? तो अनुज भाई, हमने इसी स्टेक के ऊपर मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन पहले चर्चा की थी और आपने ही प्रश्न पूछा था पॉलीकैब के ऊपर और हमने बताया था कि हमारे जो लक्ष्यांक थे अनुज भाई वो आ चुके हैं और वो लक्ष्यांक आने के पश्चात हमने मुनाफा वसूली या बेचने की राय दी है। देखो, एक हद तक मेरे ख्याल से जायज होता है किसी स्टॉक को आप ऊपर की तरफ के दायरे देखते हैं, लेकिन उसके पश्चात वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कंटिन्यूएशन, जो मुनाफे का मार्जिन है वो बनाए रखना और आय जो है उसको बनाए रखना और दूसरी तरफ कंपटीशन। तो हमें लग रहा है कि ये सब चीजों को ध्यान में रखते हैं और जो आंकड़े आए हैं हमें नहीं लग रहा है कि फिलहाल इस स्तर पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। अन्यथा अगर आपके पास निवेश है और मुनाफे में है तो मुनाफा समेटने की राय होगी। ओके, पॉलीकैब आपकी स्क्रीन पे एक यहाँ पर आपको व्यू दिया गया है पॉलीकैब पे। मीनवाइल वो जो लेवल था 1645 का, वो बैंक ये HDFC बैंक ने पार कर लिया। अब हम लास्ट 2 दिन के हाइस को काटने के बाद पहली बार 3 जनवरी के बाद HDFC बैंक अपना 10 डेमा काटता हुआ 1664 और रिक्वायर्ड पुश बैंक निफ्टी को। अब आप समझ लीजिएगा कि बैंक निफ्टी 250 पौने 300 अंक ऊपर हो गया तब से और निफ्टी करीब करीब 118 अंक ऊपर हो गया। तो निफ्टी बैंक को और बैंक को थोड़ा सा पुश देता हुआ HDFC बैंक। खैर, मैं विषय थोड़ा चेंज करता हूं और हुड को जरा प्लीज़ स्क्रीन पर रखिएगा एक बार यहाँ पर। और ये करीब करीब 221 पे है। अब अगर आप हुडको को देखें, डेरिवेटिव्स में आने के बाद इसने एक बड़ा मूव लिया था और उससे पहले इसका जो हाई था ना वो याद रखिएगा 354 के आसपास था। इसके नंबर्स भी आने वाले हैं, लेकिन नंबर से पहले जरा जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली कारण क्या है पिछले कुछ दिनों से ये सीरियस प्रॉफिट टेकिंग और हैमरिंग का कारण क्या है। कंचन हमारे साथ है। कंचन, एग्जैक्टली रीज़न? तो नतीजों से पहले बेसिकली यहाँ पे 5% की जो कमजोरी है हमें तो देखने को मिल गई है। और अगर हम 52 हफ्ते का चार्ट भी उसका उठा के देखें तो ये अपने 52 हफ्ते के हाई से करीब करीब 39% तक करेक्ट हो चुका है। अब उम्मीदें ये जताई जा रही है, अभी इनकी जो बोर्ड मीटिंग है वो अभी इस टाइम पे चल रही है मार्केट के अंदर। थोड़ी देर में बोर्ड मीटिंग खत्म होगी जहां पे कंपनी नतीजों के साथ साथ एक तो बात करने वाली है डिविडेंड के ऊपर और एक फंड रेजिंग प्लान के ऊपर। कंपनी ने पहले 44,000 करोड़ के फंड रेजिंग को अप्रूवल दिया था, लेकिन इसको बढ़ा के अब बात चल रही है कि 55,000 करोड़ तक इसको लेके जाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके का मार्केट सेंटिमेंट इस टाइम पे बना हुआ है तो मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है, ये एंटिसिपेशन लगा रहा है बेसिकली कि जो फंड रेजिंग हमें होती हुई दिखाई देगी वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में होती हुई दिखाई देगी। और इसके काफी अगर हम पिछले 6 महीने का चार्ट भी उठा के देखें तो जो डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री है वो बाजार के अंदर कहीं ना कहीं कायम है। लेकिन 4 बजे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे पहले अनुमान है कि बोर्ड मीट खत्म होगी। तो आज तो ये खबरों में है ही एक तरीके से, लेकिन कल भी इसमें हमें एक एक्शन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, कल देखने को मिल सकता है एक्शन। और हुड को देखिए, जैसे कि आप बता रहे थे 6 महीने में 30% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। उससे क्या करना चाहिए हुडको में, जो इन्वेस्टर्स जिनके पास हैं वो क्या करें, क्या कॉल लें? ये क्या होता है ना श्रेया, जब स्टॉक्स एफएनओ में आते हैं ना उसके बाद उनकी असली स्ट्रेंथ का ना मुआयना लगता है, क्योंकि जब तक वो ये सिर्फ कैश मार्केट काउंटर होते हैं ना तो किसी के बोलने पे चल जाते हैं। अभी क्या है कि एफएनओ के भी ये स्टॉक्स आ चुके हैं। मेरा ये मानना है कि स्टॉक का बिहेवियर जो है ना वो काफ़ी मुझे ख़राब लग रहा है, मतलब इसको देखकर, और काफ़ी महंगा स्टॉक है ये। और इसमें अगर आप फंसे हुए हैं तो निकलने की कोशिश करिए, और हर रैली में से इसमें से मुझे लग रहा है कि निकलने की आपको कोशिश करनी चाहिए। ये
अच्छा, इसमें क्या होता है ना, एक तो 75% प्रमोटर होल्डिंग है, उसके बाद बाकी फ्लोट जो है वो लिमिटेड होता है, तो कई बार इन स्टॉक्स को ना मनूवर भी किया जाता है। लेकिन अगर आप पब्लिक शेयर होल्डिंग भी देखेंगे तो उसमें 75% गवर्नमेंट के पास है, उसके बाद 8% LIC के पास है, उसके बाद फ्लोट जो है ना वो बहुत कम होता है, जो रिटेल के पास है वो है करीब करीब 10%। तो ये कुछ शेयर्स होते हैं जिन्हें मैं बोलता हूँ बरसाती मेंढक, ये कभी कभी बाहर निकलते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो खूब कूदते हैं, जब कूद रहे होता है उसमें से बाहर निकलिए। बाकी ऐसे स्टॉक्स को आप कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बना सकते। मुझे तो कभी पसंद नहीं आया ये स्टॉक, इवन जब वो PSU की रैली चल रही थी उसमें भी खैर मुझे कभी पसंद नहीं आया। लेकिन अब मेरा व्यू इस पर यही होगा कि आपको रैली मिले तो उसमें से निकलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं। जैसा वीरू कह रहे थे, मार्केट में एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए और इसमें आपको दिखाई देगी पावर ऑफ HDFC बैंक। जी हाँ, देखिए जब हमने शो की शुरुआत की थी, एक बार कंट्रीब्यूशन लेकर आइए निफ्टी का। शो की जब शुरुआत की थी तो HDFC बैंक नेगेटिव में था और वो कंट्रीब्यूट कर रहा था करीब करीब 18 पॉइंट डाउन साइड में। अब वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 36 पॉइंट अप साइड पर। जी हाँ, तो 54 पॉइंट के करीब का एक रिवर्सल आया, और वो पूरा का पूरा रिवर्सल जो है आपको अब निफ्टी पे दिखाई देगा। और इवन निफ्टी बैंक ये भी ग्रीन मारने की तैयारी कर रहा है। जब हमने शो की शुरुआत की तो एक बात कही थी कि आज शायद लास्ट आवर में थोड़ी कवरिंग आ सकती है, कुछ साइंस दिख रहे थे मार्केट में एक कवरिंग के, लेकिन तब ये अंदाज़ा नहीं था कि उसको HDFC बैंक लीड करेगा इस तरीके से, लेकिन वही लीड करता हुआ बैंक निफ्टी में अब डिसेंट मोमेंटम। लेकिन आज का असली जो हीरो है मार्केट के लिए वो है इन्फोसिस। एक साइन दे रहा है इन्फोसिस कि शायद करेक्शन यहाँ पर ख़त्म हुई हो। आशीष बहती जी, इन्फोसिस पर कोई व्यू होगा क्या आपका? क्या इस लेवल पर बाय बनता है यहाँ पर? सॉरी, आशीष कयाल जी। देखिए, इन्फोसिस अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक रिजल्ट के बाद में एक गैप डाउन आया था, वहां सस्टेन करके यहाँ से बाउंस बैक हुआ। तो 1800 के बाद एक क्लोज जो कर रहा है आज के दिन में, लग रहा है पॉजिटिव क्लोज होगा। जो अभी फिलहाल प्रायर 3 दिन की कैंडल को निकाल दिया और गैप एरिया के ऊपर आ चुका है, तो यहाँ पर पॉजिटिव रुझान तो दिख ही रहा है। और एक और चीज अब रामू जी ये देखने वाली ये है कि इन्फोसिस में अगर आप देखेंगे सितंबर के बाद से ये स्टॉक एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ये पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होता है, भले ही ये टॉप पे बन रहा है, आइडियली लो पे बनना चाहिए, लेकिन भले ही टॉप पे बन रहा है तो भी ये बुलिश पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह देखा जाएगा। और यहाँ पर मेरे ख्याल से इन्फोसिस को एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओवरऑल मीडियम टर्म लिहाज से, शॉर्ट टर्म में भले ही वोलेटिलिटी रहे, लेकिन मीडियम टर्म लिहाज से काफी अच्छा लग रहा है। और शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से वापस से हम इस लेवल 1960 1970 के आसपास इस स्टॉक को देख सकते हैं। नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए 1806 का पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से, और रिस्क रिवॉर्ड काफी अपीलिंग है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और इंडिया मार्ट और ICICI प्रू के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। आज के एक्सीडेंट्स ऑफ द डे एक बार इनको रिविजिट करते हैं श्रेया के साथ। श्रेया बताइए। जी बिल्कुल सर, इंडिया मार्ट में आज 8.5% की गिरावट के साथ एक कामकाज कर रहा था, लेकिन बाजार में रिकवरी के साथ थोड़ी इसमें भी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन फिर भी इंडिया मार्ट 7.5% की गिरावट के साथ अभी कामकाज कर रहा है। कारण क्या रहे? तो रिजल्ट रहे, 52 वीक लोग पर आ गया था इंडिया मार्ट। और रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली, 2% बढ़कर ये 354 करोड़ पर आ गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एबिटा मार्जिन में भी हमें तेज़ी देखने को मिली, लेकिन क्या पसंद नहीं आया बाजार को? तो पसंद नहीं आई पेड सब्सक्राइबर बेस में कंपनी की गिरावट। पिछले 5 तिमाही में सबसे कम पेड सब्सक्राइबर इस बार रहा है, जो कि बाजार ने इसको बहुत ही नेगेटिवली लिया, और इसलिए नोमुरा ने इसको री रेटिंग करके डाउनग्रेड कर दिया, रिड्यूस की कॉल दे दी। टारगेट प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कट किया, 3150 रुपये प्रति शेयर से 1900 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। और नोमुरा को ये भी लगता है कि मीडियम टर्म में कलेक्शन में और कमज़ोरी संभव है, इसलिए डाउनग्रेड करके रिड्यूस की कॉल, और बाजार ने इसको ऐसे पनिश किया है। ICICI प्रूडेंशियल भी एक्सीडेंट ऑफ द डे में शामिल, 7.5% की गिरावट के साथ ये भी कामकाज कर रहा था। कारण इसके भी रिजल्ट रहे, नतीजे में जैसा आप बता रहे थे सर सुबह, कोई वाउ फैक्टर था नहीं, और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस के मार्जिन के आंकड़े ज़्यादा निराश किए हैं बाजार को, जिसके कारण शेयर पर आज दबाव देखने को मिल रहा है क्लियरली। और साथ ही मॉर्गन स्टैनली ने इसको इक्वल वेट की कॉल दी है, टारगेट देखें तो 695 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। और फिनेंशियल 2025 के लिए VNB का जो अनुमान है वो भी घटाया है 2% के करीब। मार्जिन में दबाव से VNB अनुमान घटाया गया है, ये बात अंडरलाइंड है, इसलिए इक्वल वेट की रेटिंग यहाँ पर। ओके, चलिए तो ये इस समय 2 स्टॉक्स जहाँ पर काफ़ी प्रेशर है। थोड़ा अब
आगे बढ़ते हैं और बाज़ार की नज़र अब होगी कल आने वाले नंबर्स पर। कल निफ्टी की 2 कंपनियों के साथ साथ F&O की 10 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। हमारे साथ हमारी टीम तैयार है। यतिन से बात करेंगे, मंगलम से बात करेंगे, विनी और कंचन, ये 4 नंबर्स पर बात होगी। सबसे पहले विनी के पास चलते हैं और जानते हैं डॉक्टर रेड्डीज़ इंडेक्स की कंपनी, यहाँ नंबर्स कैसे रहेंगे। विनी बताइए। बिल्कुल, तो ये टाइम के डॉक्टर रेड्डीज़ के नतीजे से हम लोग एक्सपेक्ट करें कि रेवेन्यू में डबल डिजिट अच्छी ग्रोथ दिखेगी। 16% की ग्रोथ है, EBITDA में 11% ग्रोथ और प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 9-10% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मार्जिन्स थोड़े प्रेशर में रहेंगे ये टाइम। EBITDA मार्जिन्स 28.1% एक्सपेक्टेशन है वर्सेस लास्ट ईयर जो थी 29.3%। नाउ ग्रोथ की बात करें, रेवेन्यू ग्रोथ, तो क्या लीड कर रहा है रेवेन्यू ग्रोथ को? तो टॉप लाइन ग्रोथ को मेनली जो नई एक्विजिशन हुई थी कंपनी की रिसेंट टाइम में, निकोटिनाइल, उसकी पहली क्वार्टर है ये एक्विजिशन कंप्लीट होने के बाद, तो उसकी इफेक्ट भी आ रही है और उसकी जो रेवेन्यू है वो भी दिख रही है ये टाइम। तो ऑब्वियसली टॉप लाइन ग्रोथ स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यूएस सेल्स यहाँ पे ये टाइम एक्सपेक्टेड है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 10% ग्रोथ दिखेंगी। यूएस सेल्स की एक्सपेक्टेशन है अराउंड $441 मिलियन की यूएस सेल, पर सिक्वेंशली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस वहाँ पे थोड़ी डिक्लाइन दिखेंगी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ यूएस बिजनेस में, पर सिक्वेंशली थोड़ी इम्पैक्ट दिखेगी क्योंकि रेवलमिट के सेल्स अब कम होते दिखेंगे हर क्वार्टर, या उनकी इम्पैक्ट दिखती आएगी क्योंकि वो एक्सक्लूसिविटी खत्म हो रही है। उसके अलावा डोमेस्टिक बिजनेस में एक्सपेक्टेड है कि बेनिफिट जो दिख रहा है कंपनी को सनोफी वैक्सीन लाइसेंसिंग डील का बेनिफिट है, और उसके अलावा जेवी जो डील हुई थी नेस्ले के साथ उसकी बेनिफिट दिख रही है डोमेस्टिक बिजनेस में, और डोमेस्टिक बिजनेस की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अराउंड 18%। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे, स्केल अप कैसे हो रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट्स में, यूएस मार्केट्स की कैसी ग्रोथ है, एक्सपेक्टेशन क्या है वहाँ पे आगे जाते हुए, और स्पेसिफिकली सेमाग्लूटाइड का जो लॉन्च है जो कनाडा में होने वाला है, वो कब तक उनकी एक्सपेक्टेशन है कि ये लॉन्च कब होगी, क्योंकि ये एक्चुअली जो है बेनिफिट करेगा और की ग्रोथ ड्राइवर बनेगा कंपनी के लिए आगे जाते हुए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। और उसके लिए उसके अलावा केपेक्स प्लान क्या है एपीआई फैसिलिटीज़ के लिए फॉर GL1 अपॉर्चुनिटी स्पेसिफिकली, और अप्रूवल टाइमलाइंस फॉर एनी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लॉन्चेस, ये की फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये तो बात हुई डॉक्टर रेड्डी की। अब यूनाइटेड स्पिरिट के नतीजे कैसे रह सकते हैं? फिलहाल तो ये तेज़ी के साथ ही कामकाज कर रहे हैं, कल नतीजे आएंगे कैसे रहेंगे, इसके लिए चलते हैं मंगलम जी के पास। मंगलम जी बताइए। अगर आप यूनाइटेड स्पिरिट्स का ये क्वार्टर देखें, बाय क्वार्टर आई मीन तिमाही एंड नॉट क्वार्टर, जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो काफ़ी अच्छा होने वाला है इस टाइम। वो क्यों है? क्योंकि इस वक्त त्यौहार थे, इस वक्त छुट्टियां थी, इस वक्त वेडिंग सीजन था, तो तीसरा जो क्वार्टर है वो कंपनी के लिए काफ़ी बहुत अच्छा होता है। और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हम देखेंगे ये स्टॉक इस महीने मार्केट की वीकनेस के कारण 10-15% गिर चुका है, पर आप देखें करीब 12.5% रेवेन्यू में हम इजाफा देखेंगे इस कंपनी का। 12.5% रेवेन्यू अगर कंपनी का बढ़ेगा तो एबिटा जाहिर है ज़्यादा तेज़ बढ़ेगा, तो 22% ग्रोथ हम एबिटा में देखेंगे, मार्जिन्स इंप्रूव होंगे और नेट प्रॉफिट भी करीब 15% के आसपास इस कंपनी के इस क्वार्टर में बढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? प्रेस्टीज एंड अबव जो प्रीमियम अल्कोहल ये बेचते हैं उसमें वॉल्यूम ग्रोथ क्या आएगी? वो 9 से 10% संभव है। उसका रीज़न ये है कि आंध्रा में जो नई लिकर पॉलिसी आई है उससे 400 से 500 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट वहाँ भी आएगा, और बिकॉज प्रोडक्ट प्रीमियम है तो प्राइस भी अच्छी है वहाँ पर, तो 9 से 10% वॉल्यूम यानी 14 से 15% ग्रोथ। जो पॉपुलर सेगमेंट है जिस पे कंपनी का ज़्यादा ध्यान नहीं है वो सिर्फ 2 से 3% वॉल्यूम ग्रोथ करेगा, 2 से 3% प्राइस ग्रोथ भी होगा, तो उस लिहाज से रेवेन्यू ग्रोथ उस बिजनेस का सिर्फ 4 से 5% होगा। कि रॉ मटेरियल्स जो हैं अभी मॉडरेट हैं, ENA हो या ग्लास बॉटल्स हो एट्सेट्रा, बेहतर प्रीमियम प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे, उस वजह से मार्जिन इंप्रूव होगी। आगे जाके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ देखना है कंपनी के लिए कि डिमांड फोर्थ क्वार्टर में कैसी है, और मोर इम्पॉर्टेंटली नई कैटेगरीज वो क्या कर रही हैं, और फाइनली लीडरशिप ट्रांजिशन वो कैसे करेंगे, क्योंकि ये हीना नागराजन इतने अच्छे अरसे के बाद वो कंपनी छोड़कर ग्रुप में ही जा रहे हैं इंटरनेशनली, तो वो सारी चीज़ें हम काफ़ी ध्यान रखेंगे। बिल्कुल मंगलम, सही कहा आपने। वैसे खैर वैसे मार्केट का मूड ऐसा है कि शायद क्वार्टर से काम चलेगा नहीं। मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, फुल ईयर के नंबर शायद मार्केट पूरा देखना चाहे। वैसे जब मंगलम ने जोक मारा था सबसे ज़्यादा कंचन और श्रेया हंस रहे थे। देखिए अभी भी सबसे ज़्यादा कंचन की हंसी छोटी है। मुझे लगता है क्वार्टर सुन के ही ना वो दिल्ली वाले खुशी होते हैं, मतलब जो नॉर्थ के लोग रहने वाले हैं वो हमेशा ज़्यादा होती है। हाँ, अनुज सर भी मतलब स्माइल दे रहे हैं। हाँ, अनुज सर मतलब नहीं रूट्स वीरू भी दे रहा है। देखो दिल्ली वाले तो नींबू पानी वाले होते हैं महाराज। और कंचन बीते शुक्रवार से इतनी उत्साहित है ना जब से यूएसएल की खबर आई थी कि
वो कैन था वो फ्लेवर्ड बियर। भाई साहब इतनी खुश है कंचन की पूछो मत, सही में है ना अनुज? हाँ, नो कमेंट्स। देखिए वीरू, और मैं तो ये कहता हूँ कि देखो 4 बजे के बाद आप जो करते हैं वो आपकी लाइफ है, अब आपका आउटलुक है। हाँ, बस ये है कि सुबह फिर उसके बाद 7 बजे आ जाइए और अपना काम करिए, उसके बाद 7 से 4 काम करिए, उसके बाद आपको जो करना है वो करिए, मुझे क्या तकलीफ है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। मंगलम, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मंगलम के बारे में तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मंगलम को क्वार्टर से वो जो फ्लेवर्ड बियर की बात कर रहे थे उसमें मुझे सिर्फ फ्लेवर पसंद है, बियर में टच नहीं करता। खैर एनीवे वो तो खैर वो क्रिमिनल एक्टिविटी है फ्लेवर्ड बियर। खैर एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और नंबर्स के बारे में बात करते हैं। ये बात हो गई यूएसएल की। अब अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए यतिन से समझते हैं कि कैसे रह सकते हैं नंबर्स। यतिन बताइए। तो देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट कोई खास क्वार्टर नहीं रहने वाला है। सेल्स ग्रोथ बिल्कुल ही फ्लैट रहेगी। जो सीएनबीसी आवास का पोल है ये सजेस्ट कर रहा है कि 16,600 करोड़ रुपए के आसपास की जो है बिक्री रहने वाली है सीमेंट की, और एबिटा लगभग 2750 करोड़ रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है, जो साल दर साल बेसिस पे 15% नीचे होगी। तो कहीं ना कहीं इस बार आप एक्सपेक्ट कीजिए कि मोस्ट ऑफ द सीमेंट कंपनीज थोड़े बहुत मार्जिन प्रेशर दिखाएं। इनफैक्ट जो मार्जिन हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के वो 16.5% होने चाहिए, जो 3% पिछले साल के मुकाबले कम है। और मुनाफे की बात करें तो क्योंकि मार्जिन पे आपको प्रेशर दिख रहा है, मुनाफा भी लगभग 26% घट के 1310 करोड़ रुपये के आसपास आने की उम्मीद है। अच्छी चीज़ क्या होगी, वॉल्यूम ग्रोथ बेटर है, लगभग 8% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए। ब्लेंडेड रियलाइजेशन बिकॉज पिछले साल के मुकाबले कोई बड़ा प्राइस हाइक सीमेंट कंपनियों ने नहीं देखा, तो ब्लेंडेड रियलाइजेशन लगभग 7% नीचे रहेगा। एबिटा पर टन लगभग 925 से 940 रुपये पर टन रहने की आसपास की उम्मीद है। और जो रेडी मिक्स कंक्रीट कारोबार है यहाँ 10% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए। ओवरऑल सीमेंट सेक्टर खासकर अल्ट्राटेक के लिए एक म्यूटेड क्वार्टर रहने वाला है। जी अल्ट्राटेक, याद रखिएगा अल्ट्राटेक पहले ही नंबर से पहले काफ़ी ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है। काफ़ी अगर आप देखें पिटाई हुई थी पिछले 2 महीने में इसमें भी, और इनफैक्ट सिर्फ दिसंबर में आप देखें, दिसंबर से लेकर अब तक 600-700 रुपये रिट्रेस हो चुका है स्टॉक। खैर आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मिड कैप आईटी के एम्फेसिस के नंबर्स। कंचन के एक्सपेक्टेशन? नंबर्स हमें ठंडे ही देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले सेल्स की बात करी जाए तो यहाँ पे एक स्लाइट अपटिक यानी कि 1% इजाफा देखने को मिल सकता है। ऑपरेशनल नंबर्स इस टाइम पे नेगेटिव साइड पे हैं। एबिटा की बात करी जाए तो -3% का यहाँ पे हमें कट देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जो मार्जिन्स हैं वो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं, 0.5% से लेकर 1.5% तक। अब बात कर लेते हैं कि बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो इस टाइम पे किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं। अगर Q3 में अगर कॉन्स्टेंट करेंसी की रेवेन्यू ग्रोथ देखी जाए तो वहाँ पे एक स्लाइट अपटिक, जैसे कि मैंने बोला 0.5% से 0.8% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। जिसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो इस टाइम पे जो छुट्टियां थी वो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिली थी, जिसके चलते सीसी रेवेन्यू ग्रोथ में हमें थोड़ा सा एक माहौल ठंडा देखने को मिला है। बीएफएस सेगमेंट है उसमें रिकवरी की उम्मीदें जताई जा रही है और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे मार्जिन्स पे भी कंपनी सुधार करती हुई दिखाई दे और स्टेबल साइड पे रहने का इस टाइम पे अनुमान लगाया जा रहा है। और जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है उसमें भी हो सकता है कि हमें एक सॉफ्ट डिमांड ही देखने को मिले। अब फोकस आपको कहां रखना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि मॉर्गेज किस तरीके का है, नॉन बीएफएस पे मैनेजमेंट की तरफ से किस तरीके की कमेंट्री आती है, बड़े क्लाइंट्स पे किस तरीके का आउटलुक है, मार्जिन्स को लेके कंपनी क्या कहती है और टीसीवी और मॉर्गेज की जो वॉल्यूम है उसमें किस तरीके की रिकवरी देखने को मिल सकती है। ओके चलिए शुक्रिया। तो ये इस समय आपके लिए एम्फेसिस पर एक प्रीव्यू। चंदन जुड़े हैं शो में, एक बार उनकी ट्रेड लेते हैं, उसके बाद 4 का चौका की शुरुआत करेंगे और फिर कुछ और टॉपिक्स पर बात करेंगे। चंदन गुड आफ्टरनून। चंदन बताइए आपकी पिक। गुड आफ्टरनून। देखिए मेरा फोकस रहेगा मुथूट फाइनेंस पे, क्योंकि इस बाजार में ये काउंटर है जहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है। इनफैक्ट डेली चार्ट पे एक रनिंग ट्राइंगल बना है और पिछले लगभग 7-8 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के साथ में सपोर्ट है वो 2130 के आसपास इंटेक्ट है। तो मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह होगी। मौजूदा लेवल से देखें तो 2150 के आसपास के सपोर्ट होंगे, ऊपर में 2275 तक के टारगेट के लिए। तो मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह। मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह। मीनवाइल बैंक निफ्टी में शानदार रिकवरी, वो एचडीएफसी बैंक ने सिंगल हैंडेडली अच्छा एक सपोर्ट मार्केट को प्रोवाइड किया। हालांकि 1-2 स्टॉक्स और हैं जिन्होंने ऐड किया उसमें, थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक में भी रौनक है, कोटक डी हाई पर आया। तो इन 2-3 स्टॉक्स की वजह से बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से 400 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी आपको दिखाई देगी। 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सस्ता ऑप्शन लेंगे कविता जी से, उसके बाद हम चलेंगे विकास सालुंके के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, राजेश सतपुरी जी के पास चार्ट का चमत्कार के लिए और मिड कैप फंडा के लिए गौरांग शाह तैयार है हमारे साथ। कविता जी शुरुआत करिए फिर सस्ता ऑप्शन के साथ।
सो अनुज जी, जो स्ट्रेंथ मुझे नजर आ रही है वो बजाज फिनसर्व पर अगर आप देखें तो आज सुबह से एक अच्छी स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ काउंटर पर बनी हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है यहीं पर अगर आप 1730 का ऑप्शन देखें, जो कि अभी नियरली चल रहा है अराउंड 37 के लेवल पर, सो फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 4550 के प्राइस टारगेट के लिए आप बजाज फिनसर्व का ऑप्शन देख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 30 का। ओके, बजाज फिनसर्व 1736 पे आपका बाय कॉल यहाँ पे कविता जी का, और विकास सालुके जी को लेके आइए। अब आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक करते हैं। विकास, क्या पिक कर रहे हैं? जी मैं फार्मा से करूंगा। मुझे लगता है सन फार्मा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जिस हिसाब से लास्ट के 4 to 5 ट्रेडिंग सेशन में हमने नोट डाउन किया है कि एक अप ट्रेंड यहाँ पे देखने मिल रहा है छोटा वाला। तो मुझे लगता है यहाँ से जो रिट्रेसमेंट हुआ था तो ऊपर में जो रेंज निकल के आ रही है वो 1870 के आसपास की रेंज यहाँ पे सन फार्मा में निकल के आ रही है। तो 1870 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है इस रेंज पे। और नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा वो 1770 के आसपास का है। तो 17 से 70 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है 1870 के टारगेट के लिए। और यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट भी एक अच्छा देखने मिला है कल के सेशन में, और आज भी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे बाइंग देखने मिल रही है। तो मुझे लगता है कि अच्छा यहाँ पे एफएनओ काउंटर रहेगा जो 1870 के आसपास की एक रेंज ओपन होते हुए देखने मिल सकती है। ठीक है, सन फार्मा एफएनओ सुपरस्टार के लिए। अब चार्ट का चमत्कार के लिए राजेश सातपुते जी के पास चलते हैं। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? श्रेया जी, देखिए मेरी नजर है एचडीएफसी बैंक पे। यहाँ पे देखिए, एक तो डेली चार्ट देखा तो यहाँ पे एक मल्टीपल सपोर्ट बन रहा था करीबन 1640 के आसपास। एट द सेम टाइम अगर आज का स्विंग देखे पोस्ट रिजल्ट तो ये एक प्रॉमिसिंग लगता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक ट्रेड लेना चाहिए 1700-1710 का। 1700 से लेके 1710 ये इसका स्विंग का टारगेट होगा, तो बाय करेंगे। जो हमने रेजिस्टेंस देखा था वो 1650 का था, तो 1650 के ऊपर बाय ट्रिगर हुआ है तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 1635 का। ओके, चलिए आप चलते हैं गौरांग जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। गौरांग जी बताइए, क्या पिक कर रहे हैं? तो आपके प्रश्न था कार्यक्रम की शुरुआत में एचडीएफसी बैंक के ऊपर। हम उसी क्षेत्र पर ध्यान दे रहे हैं, और एक मझौली सरकारी बैंक है इंडियन बैंक, वहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। और जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है अनुज भाई, वहां से नीचे की तरफ के दायरे हमें काफी सीमित लगते हैं। लक्ष्यांक के रूप में करीबन 620 के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं लंबी अवधि के लिए। ओके, इंडियन बैंक 517.90 पे आपका बाय कॉल है। और जरा प्लीज ट्रेड्स लिखे आइएगा। पहले शुरुआत की थी हमने कविता जी से, आज चार का चौका की। आज उनका सस्ता ऑप्शन ट्रेड बजाज फिनसर्व पे, और कॉल ऑप्शन 1740 की करीब 25 पे आपको लेनी है, 25.95 पे। विकास सालुके ने दूसरा ट्रेड पकड़ा आज का एफएनओ सुपरस्टार, और वो था सन फार्मा फ्यूचर्स 1870 पे। इनफैक्ट इसी कार्यक्रम में 2 बार अपीयर हो चुका है, इससे पहले भी कॉल्स में शामिल था। 1800 के ट्रेड करता हुआ 1870 का लक्ष्य है। उसके बाद राजेश सतपुते ने पिक किया चार्ट का चमत्कार। ट्रेड रहा एचडीएफसी बैंक फ्यूचर्स। राजेश जी के मन को तुरंत भाग गया 1663 पे बाय कॉल, और गौरांग जी ने अभी इंडियन बैंक को लिया। बैंकिंग स्पेस में निफ्टी में रिकवरी, नो डाउट निफ्टी बैंक में रिकवरी ज़्यादा प्रभावशाली है 4548 और 23120 पे इस वक्त आके ट्रेड करता हुआ आपका निफ्टी। मीनवाइल कुछ स्टॉक्स जो कि वाकई अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। एक बार जरा कोलगेट लेके आइएगा। कोलगेट ये 2724 पे इस वक्त डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। राजेश सतपुते जी, पहली बात तो ये कि इन्फोसिस की आपकी आज की वो सुबह की कॉल इनिशियली जो आपने पिक की थी बेहद शानदार रही। सुबह बाजार की अवस्था अच्छी नहीं थी, फिर भी वो कॉल पिक किया आपने। आज हम लोग के यूनानी मसली ट्रेड्स में आज एफएमसीजी था, और अब फाइनली कोलगेट अबाउट 20। कैसे अप्रोच करेंगे आप कोलगेट को 2773? वीरेंद्र जी, ये कम्प्लीटली बाय साइड का ट्रेड है। जैसे कि हमने सुबह एक व्यू रखा था कि एक डिफेंसिव हाथ में रखना ही पड़ेगा, और डेफिनेटली उसमें से कोलगेट ब्रिटेन है, ये अच्छे पिक्स रहेंगे। तो देखिए, कोलगेट की बात करें तो 2740 के ऊपर इसका बायस पॉजिटिव रहेगा। अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन इसका जो टारगेट बनता है वो रहेगा 2820 से लेके 2850। तो चार्ट देख के लगता है कि एक स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, तो वो रहेगा 2330 का। 2730 का स्टॉप लॉस रखे और कोलगेट बाय करे। इवन बीटीएसटी के लिए मैंने एक्चुअली इसको रखा था कि सोचा था आपने अगर बीटीएसटी पूछ लिया होता तो मैं कोलगेट ही देने वाला था। चलिए कोई नहीं, आप कोई और ढूंढ लीजिएगा राजेश जी। वैसे तो कोलगेट हमने अभी से पिक ले लिया। अब चलते हैं यतिन के पास। जब बाज़ार में रिकॉर्ड रैली थी तब प्राइमरी मार्केट में भी एक्शन ज़ोरदार था।
लेकिन अब थोड़े हालात बदल चुके हैं, आईपीओ आने बंद हो गए हैं और उसके अलावा जो नए लिस्टेड शेयर्स थे उन पर भी दबाव बढ़ रहा है और लिस्टिंग के कुछ हीरो अब सच का सामना कर रहे हैं। यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कहाँ पर ये जो लिस्टिंग के हीरो थे ये फंस हुए हैं। बिल्कुल, ये जो हीरो बोलिए, हीरे बोलिए, सब फूस हो गए हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो लिस्टिंग डे का लेवल था वहाँ से बहुत सारे आईपीओस 50% तक नीचे हैं। आईपीओ प्राइस के मुकाबले भी 30-40% का नुकसान आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर हम बात करें ममता मशीनरी जैसी कंपनीज की, तो जो आईपीओ डे का हाई था वहाँ से स्टॉक लगभग 45% नीचे है। डैम कैपिटल जिसका आज आईपीओ लॉक इन खुला है वारी एनर्जीज के साथ, ये स्टॉक में 41% का आईपीओ डे के हाई से आपने एक जोरदार डाउनटिक देखा। इनफैक्ट आईपीओ के बाद स्टॉक इससे भी ऊपर चला गया था। अगर आप पीक से देखेंगे तो स्टॉक 50% से नीचे है, लेकिन लिस्टिंग प्राइस जो थी वहाँ से 40% का करेक्शन। ये इंडो फार्मा, मोबीक्विक, एक्मे सोलार, इन सब स्टॉक्स में आपने 20 से 25% की करेक्शन देखी है ऊपर के लेवल से। और ये भी जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, जो आईपीओ प्राइस है उसके मुकाबले कैसे कैसे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं। एक्मे सोलार आईपीओ का जो लिस्टिंग प्राइस है उसके तो नीचे है ही, लेकिन आईपीओ की प्राइस बैंड से भी नीचे है 37%। सुरक्षा डायग्नोसिस 33% नीचे आईपीओ प्राइस से। करारो, हुंडई, कॉनकॉर्ड, ये सब स्टॉक्स जो हैं आपको आईपीओ प्राइस से नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट हुंडई और कॉनकॉर्ड बायो की बात करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था इंस्टीट्यूशनल साइड पे, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ भी कोई सपोर्ट देखता हुआ आपको नहीं आ रहा है। अच्छा, जो दूसरे स्टॉक्स हैं जहाँ फोकस रहेगी उनमें सबसे पहले डैम कैपिटल, ममता मशीनरी और कॉनकॉर्ड एनवायरो, ये तीनों स्टॉक्स के जो 30 दिन के एंकर लॉक इन है वो ओपन हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये सप्लाई के जरिए यहाँ स्टॉक्स में आपको प्रेशर दिख रहा है। तीनों ही स्टॉक्स 3-4% नीचे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि एंकर की जो शेयर्स हैं वो शायद आज मार्केट में सप्लाई हो रहे हैं। इसके अलावा 4 स्टॉक्स पे नज़रें रखें, सनातन टेक्सटाइल, वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, सेनोरास फार्मा और करारो। ये सभी कंपनीज का लॉक इन जो है इस हफ्ते खुलने वाला है, तो यहाँ भी ज़्यादा प्रेशर बन सकता है और प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। तो क्लियरली जो आईपीओ मार्केट है यहाँ बहुत ज़बरदस्त नुकसान देख रहे हैं। लगभग जो हाइज हैं यहाँ से सारे के सारे स्टॉक्स आपको ऑन एन एवरेज 20 से 25% नीचे दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ स्टॉक्स, और आई थिंक ये हमने बात की भी थी पिछले हफ्ते कि इनमें से कई आईपीओज हैं जिनके हाइज जो 2024 के हाइज थे वो आपको कभी नहीं देखने को मिलेंगे। फॉरगेट अबाउट 2025 में आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे ही नहीं। और इनमें से कई स्टॉक्स होंगे जो ना सिर्फ अपने लिस्टिंग प्राइस, आईपीओ प्राइस को भी तोड़ेंगे और उसके भी नीचे जाएंगे, और उनमें से कुछ कंपनियां तो वैनिश भी हो जाएंगी। ये चलता रहा है स्टॉक मार्केट में और आगे भी चलता रहेगा। इसके लिए केयरफुल होना आता है कि किस आईपीओ पर आप क्या व्यू दे रहे हैं। एक बार ज़रा थोड़ा सा मार्केट पर नज़र डालते हैं वापस क्लियरली। अच्छा, आज एचडीएफसी बैंक का ये जो मूव है ये थोड़ा सा अब कंफर्ट दिला रहा है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को फिर रिक्लेम करता हुआ 1654 पर था 200 डे मूविंग एवरेज, अब 1668 पर डे हाई पर एचडीएफसी बैंक इस समय ट्रेड करता हुआ। और अभी के लिए ये निफ्टी को संभाल के रखे हुए बजाज फाइनेंस एक और स्टॉक है। हमने इसकी आई थिंक कल बात की थी कि इंडेक्स के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक बजाज फाइनेंस है। राजेश सतपुते जी, एक बार बजाज फाइनेंस ये काम इस पर एक व्यू हो जाए, कोई ट्रेड होगी यहाँ पर? सुनो जी, देखिए बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसो B2 पे हमारी कल बात हुई थी और B2 अभी भी मुझे अच्छा लगता है। रादर बजाज फिंसो की बात करें तो परसों ब्रेकआउट दिया था, कल का दिन कूल ऑफ था और ये जो कूल ऑफ हुआ ये 7300 जो इसका 10 DMA है, तो एग्जैक्टली ये अपने क्लस्टर पे आके वहीं से ये पलट रहा है। तो मुझे लगता है जब तक 7300 अनुज जी इंटैक्ट है तब तक बायस पॉजिटिव रखे, और हमारा जो व्यू था कि इवेंचुअली ये 7500 से लेकर 7600 तक जाएगा, ये अभी भी इंटैक्ट है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा अनुज जी वो 7300 के नीचे 50 पॉइंट का होगा, यानी 7250 का ये आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा। आशीष कयाल जी, आईटीसी का चार्ट मैं देख रही थी इस वक्त डे लो के आसपास काम काज कर रहा है। एफएमसीजी इनफैक्ट अभी तो लाल निशान पर है, लेकिन शुरुआत में आज देखा था हमने कि काफ़ी ज़्यादा काउंटर्स इसके अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन आईटीसी से हो नहीं पा रहा। क्या लग रहा है आईटीसी में क्या रणनीति फिलहाल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अपनाएं? देखिए, आईटीसी में अगर आप ट्रेडिंग की पर्सपेक्टिव से बात करें तो एक बहुत काफी बड़ा मूव आया था 480 से लेके नीचे में 440 तक 2 हफ्ते पहले। उसके बाद से कोई भी अटेम्प्ट हुआ नहीं है आईटीसी में ऊपर जाने के लिए कंसोलिडेशन में। तो फिलहाल तो आईटीसी में प्रेशर और दबाव बना हुआ है ऐसा लग रहा है। यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से बात करेंगे तो मेरे ख्याल से नीचे में अगर जो लेवल है 435 अगर आईटीसी ब्रेक करता है तो 425 तक जाने की गुंजाइश रखता है, तो यहाँ पर थोड़ा दबाव बन सकता है।
और ऊपर में जो मेजर हर्डल आईटीसी का निकल कर आता है वो 450 का है। तो यहाँ पर फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो सेल की राय होगी, और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो फिलहाल आईटीसी एक मे बी एक्युमुलेशन जोन में है, आप कह सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म, लेकिन आपको रखना होगा यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के लिए वेट करना होगा। आपको 1 से 1.5 साल का नजरिया रखना होगा, तब जाके आप यहाँ पर एक्युमुलेशन का सोच सकते हैं। नहीं तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो दबाव में लग रहा है। जी, आईटीसी पे बात हुई यहाँ पे। मीनवेल आईटीसी अभी भी याद रखिएगा आपने 3 बड़े कॉल राइटर्स से जूझता है। अगर आप इसकी कल की प्लेसमेंट को देखें, इतने बड़े कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं यहाँ पे, ये पूछे मत। सारे एवरेज की ट्रेड करता हुआ, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन आईटीसी, डाबर, मैरिको, कोलगेट का जिक्र हुआ था डे हाई पर, और एक आप लेके आइएगा इस वक्त ब्रिटानिया एट 4942। और ब्रिटानिया बहुत अच्छे से एनालाइज किया हुआ है राजेश सतपुते जी का स्टॉक। राजेश जी, एक क्लियर डाइवर्जेंस है बाजार की प्राइस परफॉर्मेंस में और एफएमसीजी में। इनफैक्ट ये प्रश्न मैं माफ़ कीजिएगा पूछ लेता हूँ कविता जी से। कविता जी, ब्रिटानिया पे आपका टेक है डे हाई, और मैं पिछले 20 मिनटों से इसमें पुट राइटिंग के स्टैट्स को भी देख रहा हूँ। आपका व्यू इस वक्त ब्रिटानिया पे? तो वीरेन जी, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस ब्रिटानिया पर अगर आप देखें तो वो 4992 के लेवल पर है, जो कि इसका 50 EMA है। मुझे लगता है वहां अगर ये क्रॉस कर देता है तो ये एक अच्छा मूव बनते हुए दिखेगा, और अगर वहां पे कॉल राइटर के जोन भी करते हैं तो एक अच्छे मूवमेंट की तरफ काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है। मुझे लगता है उसके बाद ही इस काउंटर पर बाय करना चाहिए। ओके, ब्रिटानिया इस वक्त अगर आप देखें डे हाई के जोन में आके ट्रेड करता हुआ, और कुछ काउंटर जहाँ पे रिकवरी है क्लोजर टू बजट, जिस स्पेस में बाइंग दिख रहे थे, एक बार लेके आइएगा। मतलब सिर्फ मैं ओआई के आधार पे, नॉट एग्जैक्टली विद वॉल्यूम्स, बट इंडियन होटल्स में रिकवरी आई है, हुडको में रिकवरी आ गई, थोड़ी सी रिकवरी पॉली कैप में आ गई, बहुत सारे ओवरसोल्ड काउंटर्स जो कि इंट्राडे में थे उनमें रिकवरी आती हुई। लेकिन मैं अगर सिर्फ पुट राइटर्स के कन्विक्शन को देखते हुए 1-2 स्टॉक से बात करूं तो उसमें लेके आइएगा एक आप ल्यूपिन। ल्यूपिन पे आशीष कयाल आपका टेक एग्जैक्टली 21-20 इसका 100 डेमा, जहां से लास्ट नवंबर के 3rd वीक में भी एक पुल बैक आया था। कैसे अप्रोच करना चाहिए इस स्टॉक को? देखिए, लूपिन अगर देखिए प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसका आता है 2100 के आसपास। वहां पर ही 2100 के आसपास ही ये घूम रहा है, आज का डे लो भी उसके आसपास ही बना रहा है। तो यहाँ पर वेट एंड वॉच करना होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर आपको वेट करके ये देखना होगा कि ये ऊपर का जो लेवल है जो 2160 का है, क्या वो 2160 को निकाल पाता है। अगर निकाल पाता है तो यहाँ से शॉर्ट टर्म पुल बैक हम देख सकते हैं करीबन 2250 तक। तो 2250 तक के टारगेट ऊपर हो जाएंगे अगर 2160 निकालता है। और नीचे में बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो है करीबन 2070 के आसपास। तो फिलहाल 2100 का जो लेवल है वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, प्राइस उसके आजू बाजू में ही घूम रहे हैं, और 2070 का एक स्टॉप लगाइए, 2250 के टारगेट चाहिए। ल्यूपिन में अभी फिलहाल तो स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। चंदन तापड़िया जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में देख रही थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ता आज दिखा। इनफैक्ट रियल्टी सेक्टर ही पूरा देखेंगे तो आप 4% से ज़्यादा गिरकर फिलहाल कामकाज करता है ये इंडेक्स। 5.6% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, 2238 के लेवल पर कामकाज कर रहे गोदरेज प्रॉपर्टीज़, और एक महीने में भी इसने अच्छी करेक्शन दिखाई है 22% से ज़्यादा। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे क्या रणनीति अपनाएंगे, क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो निफ्टी रियल्टी की बात करें तो निफ्टी रियल्टी अपने लगभग 10 महीने के लोवेस्ट लेवल पे है, और यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम मंथली चार्ट पे बन रहा है। तो वीकनेस पूरे सेक्टर में है, और स्पेशली गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑलरेडी इस महीने में ये काउंटर लगभग 20% के आसपास करेक्टिव हो चुका है, और नेगेटिव प्राइस पैटर्न है। वीकली चार्ट में भी लोअर टॉप लोअर बॉटम, डेली में भी हल्के फुल्के बाउंस है, वो बिकवाली में तब्दील हो रहे हैं। बिकवाली की सलाह रहेगी, स्ट्रक्चर वीक है, हालांकि मल्टीपल सपोर्ट यदि मैं वीकली चार्ट पे देखूं तो लगभग 2100 के आसपास है जो मेजर लेवल का काम करेंगे। तो एज ऑफ नाउ तो कोई भी बाउंस आता है बिकवाली की सलाह रखेंगे। 2290 एक मेजर हर्डल का काम करना चाहिए, नीचे में 2150 तक के टारगेट के लिए। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज आपकी स्क्रीन पे डे लो पर आके ट्रेड करता हूँ। चलिए बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मीनवाइल अगर आप एक बार पहले निफ्टी को दिखा दें तो एक वाकई एक रीजनेबल रिकवरी है। बाजार शॉर्ट भी काफ़ी था, और HDFC बैंक ने जो रिक्वायर्ड पुश जनरेट किया उसके बाद मीनिंगफुल रिकवरी। निफ्टी में ऑलमोस्ट 144 अंकों की रिकवरी, और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है
जब ये नंबर्स आए थे हम थे करीब 48,260 पे, और वहाँ से अब हम करीब 664 पे। सो एक खुराक इंटरडे में HDFC बैंक। चलिए मेलबोर्न से बातचीत करते हैं। मेलबोर्न, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। मेलबोर्न, अभी शायद इस अर्निंग सीजन में जिस प्रकार के नंबर्स देखे हमने और जो मार्केट का हॉरर रिएक्शन है, ऑलमोस्ट पिछले 3 दिन तो एक हॉरर शो के तौर पे रहे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बट डू यू थिंक दैट दिस, आई थिंक HDFC नंबर्स जो थोड़ा सा पुश देगा, या फिर आपको लगता है कि अभी किसी प्रकार की स्टेबिलिटी की अपेक्षा करना थोड़ा सा गलत है इस प्रकार के एनवायरनमेंट में, स्पेशली जिस प्रकार की सेलिंग F2s की तरफ से, FIs की तरफ से है? आई थिंक हमेशा कहते आ रहा हूँ कि पहला हाफ ऑफ 2025 टफ रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए। वॉलेटिलिटी एक साइड रहेगी, लेकिन शायद थोड़ा सा डर लगने लगेगा इन्वेस्टर्स को। और आज अगर आप मुझे पूछे, आई थिंक डर इतना है कि मैं जानता भी हूँ, काफ़ी लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि सर हम मार्केट छोड़ना चाहते हैं। आई डोंट नो देम, दे आर फ्रेंड्स ऑफ माइन, दे आर नेवर बीन माई क्लाइंट्स। लेकिन इतना मार लोगों ने खाया है ये महीने में, अरे पहला महीना है जून का 2025 का। लोग बजट से उम्मीद कर रहे हैं, लोग डोनाल्ड ट्रंप की बात करते थे, लेकिन मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि देयर इज वन फैक्टर विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो है कॉर्पोरेट रिजल्ट्स। और जो कॉर्पोरेट रिजल्ट सितंबर के आए थे, इसमें पहली बार मार्केट जागा था कि रिजल्ट्स आर, द ग्रोथ इज नॉट कमिंग। आपका जो PE रेशियो होता है उसका अर्निंग्स बढ़ रहा है, लेकिन वो परसेंटेज कम बढ़ रहा है, तो प्राइस हैज टू करेक्ट। और वो प्राइस करेक्ट हो रहा है तो लोग कह रहे हैं वैल्यूएशन महंगा था, वैल्यूएशन महंगा था, बट वैल्यूएशन अल्टीमेटली इज अ प्ले ऑफ अर्निंग्स। और जब ये आपका ग्रोथ कम होता है तो अर्निंग्स आ रहा है, लेकिन अर्निंग्स का ग्रोथ कम हो रहा है तो प्राइस अपने आप रिएक्ट होता है। और यहाँ तक अभी तक मैं कहूँगा कि जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आए हैं उसमें ज़्यादा अभी तक कुछ दम है नहीं। गवर्नमेंट विल हैव टू स्पेंड एग्रेसिवली, बजट में कुछ बड़ा कुछ आना चाहिए, बिकॉज इंडिया, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पैट्रियट हूँ, आई हैव वोटेड फॉर दिस गवर्नमेंट, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि समवेयर इंडिया इज लूजिंग इट्स एज और हमें जल्दी से एक्ट करना पड़ेगा। अभी रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, लेट्स लुक एट इट। आई थिंक इट्स अ रीसर्जेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। आने के साथ पनामा कैनाल को बोलता है यूनाइटेड स्टेट्स का हो जाएगा, WHO से निकल गया। तो दिस मैन इज एक्टिंग वेरी फास्ट। और उसके कॉरोनेशन सेरेमनी या आपको इनॉग्रेशन जो कहते हैं, उसमें लुक एट द पीपल हु आर देयर, ऑल सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ऑल पीपल हु आर इंटेलिजेंट, वेल नोन, वेल्दी। मार्क जुकरबर्ग देखो, एलॉन मस्क देखो, सुंदर पिचाई देखो, जेफ बेजोस देखो, एलॉन मस्क था। आई थिंक दिस इज क्लियरली शोइंग दैट पहले जो पेंटागन की जो टीम थी वॉज नॉट नेसेसरी द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट समवेयर अभी की जो पेंटागन की टीम है, व्हाइट हाउस की जो टीम है, इज पॉसिबली गोइंग टू टेक US वेरी फादर अप। सो दिस इज रीसर्जेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इससे कहीं हम लोग को भी सीखना चाहिए, दूसरे देशों को भी सीखना चाहिए कि इफ द टाइम हैज कम टू एक्ट, यू हैव टू एक्ट एंड एक्ट फास्ट। ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल ट्रेड जो होता है वो चेंज हो सकता है, पॉसिबली एवरी डे यू विल हैव समथिंग और द अदर कीपिंग ऑन कमिंग अप। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से कि ओह रिकवरी आएगी, रिकवरी आएगी, बिकॉज द फॉल हैज बीन प्रीटी फास्ट। अभी भी लोग उम्मीद पे बैठे कि थिंग्स विल रिकवर, गुड थिंग्स विल डेफिनेटली रिकवर, वी विल सी अगेन हायर लेवल्स, बट फॉर द टाइम बीइंग द सिचुएशन इज नॉट वेरी कंफर्टिंग, वी हैव टू एक्ट। और ये जो मार्केट की रिकवरी आप बात करते हो HDFC बैंक की, कोटक बैंक के जैसा HDFC बैंक का रिजल्ट है। कोटक बैंक क्यों बढ़ गया इतना? बिकॉज वो स्टॉक ने कुछ किया नहीं था ज़्यादा। द सेम इज द स्टेट पॉसिबल विथ HDFC बैंक। सो दिस इज द रीजन, जो स्टॉक्स पिटे हुए थे ज़्यादा नहीं कट रहे, बिकॉज दे आर गुड क्वालिटी स्टॉक्स। मेहरबान जी, आज आपसे बात करते हुए बचपन की कहानी याद आ रही है। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। आपकी आवाज़ तो आ भी रही है, पीछे एक और चीज़ है ना, उसकी भी लगातार आवाज़ आ रही है। या तो प्यासा है या कुछ कहना चाहता है, लेकिन अभी बातचीत आपसे ही रखेंगे। अभी ये बताइए एक समय ना राजेश सतपुते जी भी मुंबई में जब रहते थे, उनकी खिड़की के पास नियम से आके बैठता था और जब वार्तालाप होती थी, बातचीत होती तो उसकी आवाज़ भी आती थी। खैर लौटते हैं इस गुफ्तगू पे एक बार फिर से। हैं
याद है मुझे अभी भी मुझे याद अच्छी तरह याद है राजेश जी, 10 साल पहले की बात है वो, है ना? जी 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 10-12 साल के पहले। लेकिन अब ये मेहरबून जी से बात करते हैं। मेहरबून जी, ये बजट बहुत नज़दीक खड़ा है, अब हमारे पास जितना स्कोप है या फिर स्पेशली मिडिल क्लास को एक अपनी स्पेंडिंग बढ़ाने का स्कोप देने का जो इस बजट में स्कोप है, उसको इस बार उसको वित्त मंत्री कितना यूटिलाइज करेंगे? अगर आप लोअर टैक्स ब्रैकेट्स में कुछ रिलीफ देते हैं तो क्या एक एफएमसीजी को, कंजम्पशन स्पेस को पुश मिल सकता है? इस पे आपका टेक? सर ये बैर मिनिमम है जो आना चाहिए। आई थिंक मिडिल क्लास को या कंजम्पशन क्लास जिसे कहते हैं उसको इंसेंटिव्स देना, आई थिंक स्लैब्स बढ़ाना, डिडक्शंस देना, आई थिंक दिस इज बट नेचुरल एक्सपेक्टेड। बट अलाउ मी टू स्टेट वी नीड रेडिकल चेंजेस, लॉट्स ऑफ चेंजेस वी नीड। आप वही टारगेट रखते हो, वही टैक्स पेयर्स को रखते हो, आप उन लोग को टैक्स लेते जाते हो, इज समथिंग विच इज डेफिनेटली अफेक्टिंग कंजम्पशन। और आपको ध्यान में रखना चाहिए कंजम्पशन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो एवरीथिंग विल हैपन, कैपिटल ग्रोथ आएगा। सो दिस इज अ प्रॉब्लम विच वी नीड टू एड्रेस एंड द बजट इज अ डॉक्यूमेंट इन विच इट कैन बी डन। होता है कि नहीं पता नहीं। तो मेरा विश लिस्ट काफी सारा है। मेरा विश लिस्ट है कि आप बैटिंग को भी लीगल कर दो, कसिनो लीगल है, रेसिंग लीगल है, बैटिंग को क्यों नहीं करते हो? बिकॉज जो रेवेन्यू आएगा गवर्नमेंट को कैन टेक केयर ऑफ अलाउिंग यू टू गिव मोर कंसेशंस टू द मिडिल क्लास एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट दे कैन स्पेंड। बट ये इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल विल, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग। तो मेरा विश लिस्ट काफी लंबा है, अलाउ मी टू से। साइबर सिक्योरिटी बढ़ाओ, लुक एट द नंबर ऑफ स्कैम्स विच हैज हैपेंड। इंडस्ट्रियल पार्क्स को आई थिंक यू शुड एनकरेज मोर एंड मोर। कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर प्रोमोट करो, रेलवेज को फर्दर प्रोमोट करो। आई थिंक देयर आर होल लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन बी डन एंड आई होप इट इज डन। बट आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक कही, पीपल नीड टू हैव मोर मनी इन देयर पॉकेट्स। लॉट ऑफ मनी इज गोइंग इन फ्रेश टैक्सेस हियर एंड देयर। समवेयर पीपल हैव टू बी एनकरेज कि ठीक है मैं आपको कुछ दे रही हूँ, go out and spend, because ultimately that is going to push economic growth and the economy has to have a kickstart from this budget. Slowdown हुआ है, this slowdown is for real, even real estate में slowdown है. So I think this is the time for the finance minister to possibly say, okay fine, बहुत हो गया, now I am acting very fast and ultimately India will again start showing its growth which it is capable of. गुड आफ्टरनून सर, मैं श्रेया बात कर रही हूँ। सर आपने डिस्पोजेबल इनकम की बात की, लेकिन अभी सवाल मेरा इनफैक्ट बैंक्स के ऊपर है। लार्ज बैंक्स की बात करें तो आज HDFC बैंक के नतीजे आए, फिर हमने उसमें तेज़ी देखी और एक पुश भी दिखा मार्केट में। कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे आए थे, उसमें भी तेज़ी देखने को मिली थी, फिर एक डाउनसाइड ट्रेड देखने को मिला था। आप कैसे देख रहे हैं लार्ज बैंक्स को और उस पर क्या टिक रहेगा आपका? ऑनेस्टली देयर इज प्रेशर। आई थिंक आज कोटक बैंक की आप बात करते हो तो 1700 का 1950 होता है। आप मुझे बताइए, मुझे नहीं लगता कि 2000 इजीली क्रॉस करेगा। रही बात HDFC बैंक की, मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ इट इज पॉसिबली आउट परफॉर्म द निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में प्रेशर आने वाला था एंड HDFC बैंक ईयर ऑन ईयर इज अ गेनर। लेकिन ये रिजल्ट्स जो आए इसके कारण यू कैनॉट से कि यहाँ से 15-20% स्टॉक बढ़ने वाला है। लुक्स डिफिकल्ट, क्रेडिट ग्रोथ इज नॉट देयर राइट नाउ, सो देयर आर लॉट ऑफ प्रेशर्स विद द बैंक्स आर फेसिंग। Smaller banks are facing problems of defaults here and there. So things are not looking very good for the banks at the moment. खाली एक ही चीज फेवर में है कि the share prices of theirs are at levels where further downside is ruled out. आपने कोटक बैंक की बात की, आपने HDFC बैंक की बात की, आप एक्सिस बैंक देखिए, ICICI बैंक देखिए और एक साल पहले का भाव देखिए, आज का भाव देखिए। I think they are lower than where they were 1 year ago. What does it show? It shows there is pressure building up on banks right now. मैं नहीं कहता हूँ कि बैंक के स्टॉक्स अब बेस्ड हो, मैं कहता हूँ कि there is not too much of muscle in them for their share prices to go up sharply from here. Lot of things need to happen on the fiscal front and we have to keep our fingers crossed. We are just 8-10 days away from the budget. ओके चलिए, मीनवाइल नेट इंटरेस्ट मार्जिन आया HDFC बैंक का 3.43%, 3.45% के करीब एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मोरलेस ये मानना होगा कि नंबर्स सारे के सारे इन लाइन विद एस्टिमेट हैं और आई थिंक यही काफ़ी है, क्योंकि गंदे से गंदा नंबर आपने प्राइसिंग कर लिया था। डिपॉजिट इनके बढ़े थे, ये पहले भी इन्होंने कहा था, और ये एक इनके अर्निंग्स में एक ग्रीन शूट था कि जहां बाकी बैंक्स डिपॉजिट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पर HDFC बैंक की एटलीस्ट डिपॉजिट ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग थी, 16%। बहुत लोगों का, बहुत एनालिस्ट का ये मानना है कि अभी HDFC बैंक ने जानबूझकर अपनी लेंडिंग ग्रोथ थोड़ी स्लो रखी हुई है इस इकोनॉमी में,
और आगे जाकर वो उसको अगर बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा भी देंगे, लेकिन डिपॉजिट मिल रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है उनके लिए। हालांकि खाली डिपॉजिट लेते रहेंगे, उसको लेंड नहीं करेंगे तो करेंगे क्या उसका, बियॉन्ड द पॉइंट। एनीवे, थोड़ा ये अभी के लिए स्टॉक डी हाई पर है। मेहरबान जी, गुड आफ्टरनून। जोमेटो और स्विगी, यहाँ पे तो जैसे एक बहुत कमेंट आई थी कि क्विक कॉमर्स इज सो हॉट इट्स बर्निंग इटसेल्फ, क्या करें इन्वेस्टर यहाँ पर अब? I think around 200 levels of Zomato आया हुआ है. I think I don't have too much of reservations as to why an investor should not look at it. पिछले 25 साल में मैंने काफ़ी सारे businesses देखे जो losses पे थे. I had liked some of them. उदाहरण रिटेल सेक्टर था, पेंटालून रिटेल नाम का स्टॉक था, लॉस करता था और वो स्टॉक के मल्टीफोल्ड रिटर्न्स. Can Zomato do the same from 200 rupees? Let's be honest, अनुज भाई, around 270, 280 के आसपास, 300 के आसपास जब Zomato के there are a whole lot of people who wanted to buy it. यही महीने में अराउंड 30% कलेक्ट कर चुका है. तो इफ़ यू आर अ न्यू इन्वेस्टर और अगर आप 205, 210 में लेते हो विद अ डाउनसाइड पॉसिबिलिटी ऑफ 10% ऑल्सो इफ इट कम्स, so the distinct possibility. I read the letter which he has written, the address which he has given to the shareholders and to the investors in general. I don't have any reservation as to why Zomato should not give returns from the present price. 150 के आसपास there are a lot of non-believers and 275 के आसपास there are a lot of believers. So the stock has corrected well. तो overbought हो गया था, अभी correct हो गया है. There are buy reports coming. Let's ignore the buy report. There is a sell report in the market. Let's ignore the sell report. Just ask this question to yourself: कि धंधा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? And if you believe this management is one step above most people in terms of intelligence, they are proactive. We have to give them possibly a hand and say, okay, fine. We believe that you will deliver. It may take a little longer time. So around 210, 10% downside के साथ the stock is capable of giving 30-40% returns over the next 12 months. I'm not ruling it out, though not an immediate buy necessarily. अच्छा मेहरबान जी, एक प्रश्न आपसे और पूछूंगा. क्लोजर टू बजट अगेन, जिस चीज़ को बजट में वित्त मंत्री पुश दे सकती हैं उसके अंतर्गत अगर मैं सम्मिलित करके देखूं तो चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हो या फिर डिफेंस हो या फिर हॉस्पिटल स्पेस के लिए, कुछ आप इस स्पेस से पिक करना चाहेंगे? जैसे PSUs में रेलवे हो गया, आपका डिफेंस हो गया, आपका हॉस्पिटल्स हो गए, फार्मा, कोई स्टॉक हाल फिलहाल में आप लोगों ने ऐड किया हो अपने क्लाइंट्स के लिए? मैं कहूँगा कि सेक्टर्स जो फेवर में रहेंगे वो है फिशरीज, आई थिंक कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, डेटा सेंटर, मार्केट्स के इंटरमीडियरीज है, ई मार्केट्स के ई रिटर्न्स के इंटरमीडियरीज है, टूरिज्म, डिफेंस और एक नया सेक्टर जो उसको मैं कहूँगा साइबर सिक्योरिटी, which even can be a part of the defense budget of the government. मेक इन इंडिया को भी प्रमोट करेगा और एवरी ईयर कोटा मिलते जाएगा. बिकॉज जोर से साइबर सिक्योरिटी में जो अभी साइबर में जो क्राइम हो रहे हैं, आई थिंक देयर कुड बी सम मेजर्स अनाउंस्ड ओवर देयर. I would say that in this particular space, I still remain very positive in the tourism and hospitality sector. ये सेक्टर ऐसा है which will continue to do well in India. Data center और एक एरिया है, artificial intelligence. India will also have to pull up its socks and work toward that area. So I think these are the sectors which look very interesting to me. सर, आपने टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात की, आपको अच्छे लग रहे हैं, बजट के लिहाज से भी इस सेक्टर पे खासा फोकस रहेगा. सर, इंडियन होटल पे मेरा सवाल है, रिजल्ट अच्छे थे और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली. हालांकि आज ये तेज़ होकर ही कामकाज कर रहा है. इस स्पेस से इंडियन होटल्स कैसा लगता है आपको? साथ ही कोई और स्टॉक्स अगर आप गिनाना चाहें. मैं कहूँगा कि आपने जो कहा, आई थिंक लिंक इट टू व्हाट आई सेड अर्लियर अबाउट HDFC बैंक एंड कोटक बैंक. रिजल्ट्स वर ऑर्डिनरी, भाव दबे हुए थे. देयर वाज अ रिकवरी व्हिच हैपेंड, शॉर्ट्स गॉट कवर्ड. रही बात इंडियन होटल्स की, आई थिंक ये स्टॉक को मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ और जितना मैंने पिछले 1 साल में इंडियन होटल्स के बारे में सुना, उसके पहले के 19 साल में इतना नहीं सुना. आई थिंक एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट. समवेयर द स्टॉक गेट्स ओवरऑल्ड. Somewhere people refuse to believe that company will do well, management is superb, aggressively they come and give interviews to you. सब बात सही है, लेकिन सब लोग ओन करते हैं और जब भी मार्केट को धक्का लगता है, the sellers are always more than the buyers and the stock corrects. रही बात इन्वेस्टमेंट की, I think Indian Hotels is not bad. Only thing is stock is a little expensive और ये स्पेस में मैं ताज GVK को पसंद करूंगा और सिंक्लेस होटल्स को पसंद करूंगा. विद क्लियर डिस्क्लोजर, आई एम ओनिंग बोथ दिस स्टॉक्स.
महबून, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया महबून। और बजट बाद एक बार फिर से आपसे बातचीत होगी, मुलाकात होगी। मीनवाइल निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 23,166। बैंक निफ्टी में क्या शानदार रिकवरी, और अनुज ये रिकवरी हो गई 600 अंकों की निफ्टी बैंक पे, निफ्टी पे 225 अंकों की। एक नंबर ने थोड़ा सा आज का सेटअप बदल दिया, बट लेवल्स टू वॉच, अप्रोच फॉर टुमारो, एक्सपायरी डेट। हाँ बिल्कुल। देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, शॉर्टिंग में भी ना जैसे कहते हैं ना, तहजीब चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि हर लेवल पे आप शॉर्ट करेंगे और पैसा बना के देगा मार्केट। बीच बीच में कल भी फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कितनी शानदार एक बार के लिए तो 250 पॉइंट की रिकवरी आ गई थी मार्केट में। आज भी देखिए निफ्टी में 200 पॉइंट की इंटरडे रिकवरी आ गई। तो इसके लिए अब मार्केट जिस लेवल पर है और जिस लेवल के मार्केट में शॉर्ट्स हैं, बीच बीच में इस तरीके के शॉर्ट कवरिंग मूव्स आएंगे। खैर मेरा व्यू तो ये है, ये मार्केट ऐसा है जिसमें आप ओवरनाइट कोई पोजीशन मत कैरी करिए। आप बहुत ऊंचे लेवल से शॉर्ट कैरी कर रहे हैं तो आप कैरी कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, वो आपके ऊपर है, ट्रेलिंग स्टॉप के साथ। बड़ा शॉर्ट 23,500 से पहले डरने वाला नहीं है। लेकिन आप अभी अगर रिसेंट मार्केट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया है तो अभी न्यूट्रल के साथ घर जाएं। ये मार्केट ना वो रोज़ कमाओ रोज़ खाओ वाला मार्केट है। इसमें पोजीशन का बैगेज मत रखिए। पोजीशन का बैगेज ना रखने से एक और एडवांटेज होता है, आप इस तरीके के काउंटर ट्रेंड मूव्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे आज जब हमने 2 बजे के शो की शुरुआत की तो एक फीलिंग आ रही थी कि एक आखिरी घंटे में आज शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। अब उस समय ये नहीं पता था कि HDFC बैंक की वजह से आ जाएगी, लेकिन आ गई। एक और चीज़, हर रैली में अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकलने की कोशिश करिए, स्पेशली स्टॉक स्पेसिफिक जहाँ पर ज़्यादा फंसे हुए हैं वहाँ पर। और ये बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग आती रहेगी, ये मौके होंगे आपके पास निकलने के लिए। बड़ी ट्रेड अभी भी मार्केट की वही है, जहाँ पे भी अब ये रैली फील होगी वहाँ पर शॉर्ट करें। हाँ, अगर आप 23,500 23,600 क्रॉस करने लगें तो अलग बात होगी, लेकिन ये मेरा एक व्यू रहेगा इस समय मार्केट की क्लोज को लेकर। चलिए वीरू BTST STBT ट्रेड्स भी लेना शुरू करते हैं इस समय, और हमारा पैनल तैयार है हमारे साथ। गाबा सर क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? आई थिंक मुझे लेना चाहिए TCS लॉन्ग साइड, ट्रेड करा 4150 के आसपास, टॉप होगा 4150 रुपया, अपसाइड 4250 TCS, लगता है यहाँ से कपू मिलना चाहिए। ठीक है, TCS BTST। राजेश जी आपने क्या पिक किया कल के लिए? श्रेया जी, मैं लुपिन लेके जाऊंगा। मुझे लगता है ये जो लेवल है करीबन 2100 का, ये एक अच्छा लेवल है कि जहाँ से एक बार के लिए टर्न होना चाहिए। एक रिलीफ रैली प्ले है जिसका टारगेट करीबन 2200-2220 का होगा। 2135 पे ये अभी चल रहा है, तो आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 2100 का। ओके, लुपिन 2136 पे भी कुछ देर पहले हम जो रिवर्सल ट्रेड्स की बात कर रहे थे उसमें लुपिन बिल्कुल फिट होता हुआ। चंदन आप क्या कैरी करेंगे? जी देखिए, इस मार्केट में जितने सिलेक्टिव कम ट्रेड रहेंगे उतना ही अच्छा है। और मैं जो मुथूट फाइनेंस थोड़ी देर पहले जिक्र किया था उसी को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा, क्योंकि वो ये काउंटर है जहाँ पे कन्विक्शन है कि होल्ड करेगा। तो मौजूदा लेवल पे भी हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 2160 का स्टॉप लॉस, 2280 के टारगेट। कविता जी आपकी ट्रेड क्या रहेगी BTST STBT? तो अनुज जी, जो ट्रेड हमने अभी आपके साथ शेयर किया बजाज फिनसर्व, वहाँ मुझे एक पोजिशनल सेटअप भी अच्छा लगता है। सो अंटिल काउंटर 1680 1670 के लेवल के ऊपर है, अगर आपकी बाइंग पोजीशन है तो उसमें बने रह सकते हैं। इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है 1800 तक के प्राइस टारगेट की तरफ काउंटर बढ़ना चाहिए। सो दोज हु आर हैविंग पोजीशन 1680 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। ओके, बजाज फिनसर्व। चलिए BTST कॉल पूरी हुई, एक बार स्टॉक लेकर आइए MCX का। काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी इसमें नंबर्स के बाद, नंबर से पहले भी गिरावट थी, नंबर के बाद भी गिरावट थी। आज ये FNO का टॉप गेनर बनकर जा रहा है। एक बार गौरांग जी इस पर भी हो जाए MCX पर। तो अनुज भाई देखिए, कमोडिटी मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियां, हमारा अनुमान ये कहती हैं कि अगर ये दोनों ही बाजार अच्छा करेंगे आने वाले भविष्य में, छोटी मध्यम अवधि की तो मैं बात नहीं करूंगा, तो स्वाभाविक है इनके वॉल्यूम्स ऊपर जाएंगे, इनके टर्नओवर ऊपर जाएंगे, इनके आंकड़े जो है वो बेहतर आएंगे। सीधे सीधे तो टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कवरेज नहीं, लेकिन हाँ इतना बिल्कुल कह सकता हूँ कि कमोडिटी रिलेटेड एक सक्षम और मजबूत कंपनी MCX मजबूत फिलहाल नजर आते हुए। अब चलते यतिन जी के पास, डीलिंग रूम से क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं, यतिन जी बताइए। गुड आफ्टरनून। और देखिए, 2 स्टॉक जो आज फोकस में, उनमें सबसे पहले लुपिन फार्मा शेयर्स के साथ डीलर्स जो है आज सुबह से ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। और लुपिन एक ऐसा स्टॉक है जहां डीलर्स को लगता है कि जो डोमेस्टिक फंड फ्लोज हैं
उसके चलते स्टॉक में यहाँ स्टेबिलिटी रहेगी। इनफैक्ट उनको लगता है कि 2150 2160 तक के लेवल्स यहाँ BTHT की ट्रेड में देखने को मिल सकते हैं। तो फार्मा शेयर्स में लुपिन डीलर्स आज पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा इंडियन होटल्स में भी काफ़ी सारा HNI इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट यहाँ भी डीलर्स की BTHT स्ट्रैटेजी है 780 से लेकर 790 के टारगेट के साथ। तो दोनों ही इंडियन होटल्स और लुपिन्स डीलर्स को आज लॉन्ग साइड पे पसंद आ रहे हैं। ओके, तो डीलर्स की पसंद क्लियरली लुपिन यहाँ पर आज मोमेंटम अच्छा है, और उसके अलावा इंडियन होटल्स ये भी डीलिंग रूम के रेडार पर 4 स्टॉक्स बैन में आने की तैयारी कर रहे हैं और 4 स्टॉक्स बैन से एग्जिट करने की तैयारी कर रहे हैं। फुटबॉल टर्म्स में कहा जाए तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, इंडिया मार्ट 110%, PNB 102%, आरती इंडस्ट्रीज़ 93% और PVR आइनॉक्स 91% पोजीशंस बैन से बाहर निकल सकते हैं। बंधन बैंक 83%, RBL बैंक 81%, कल्याण इंटरेस्टिंग होगा अगर बैन से बाहर आया तो 80% और एंजल वन 79%। तो ये कुछ स्टॉक्स जो बैन से बाहर आ सकते हैं। F&O की बात हो रही है तो वीरू के पास चलते हैं। ब्रेड समझते हैं, वीरू ब्रेड तो नेगेटिव ही रही होगी आज। हाँ, वहाँ नेगेटिव है, लेकिन मेरे ख्याल से HDFC बैंक ने थोड़ा सा इसको शॉर्ट कवरिंग का आंकड़ा है उसको पुश करने का मौका दिया होगा। लेके आते हैं आपकी स्क्रीन पे ब्रेथ शॉर्ट कवरिंग 26, कुछ देर पहले 13 था, नाउ इट्स 26। हालांकि शॉर्ट पे प्रेस आज भी अगर आप देखें जो था वो बेयर्स ने पैरेलल प्रेस किया हुआ था 40 में लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग 26 में, लॉन्ग करीब 55। लेके आइए आपकी स्क्रीन पे इट्स IT जहाँ पे आज लॉन्ग क्रिएट हुए। आपकी स्क्रीन पे सबसे ऊपर आएगा विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा। हालांकि M6 और KA इंडस्ट्रीज़ में आज रिवर्सल था, दोनों स्टॉक्स में करीब 4 से 2.5% का मूव था। देन शॉर्ट कवरिंग TCS में वोडाफोन आइडिया, LTI माइंडट्री, मनप्पुरम फाइनेंस, अशोक लेलैंड और IT मोरलेस। उसके बाद अशोक लेलैंड ने भी एक बहुत ही ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से पुल बैक दिया। बाकी पॉलीकैप वैसे भी वीक था, 200 में ब्रीच हुआ था, उसके बाद नंबर्स पे काफ़ी रिएक्शन नेगेटिव। हालांकि नंबर्स को उतना बड़ा कारण नहीं माना गया। बाकी मैक्रोटेप, ICICI प्रू, गोदे प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज सब में शॉर्ट बिल्डअप हुआ और रियल स्टेट में आज काफ़ी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। लुक एट लॉन्ग अनवाइंडिंग फिगर्स। आज ओबराय रियल्टी में करीब 4.25% नुकसान, L&T फाइनेंस, आरती इंडस्ट्रीज। आज आरती इंडस्ट्रीज कोलैप्स हुआ। पिछले 4-5 दिन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, लेकिन आज पूरा केमिकल बास्केट इंक्लूडिंग नवीन फ्लोरिन करीब 0.3% और JSPL में आज पेन था। JSPL में आज बहुत बड़ी गिरावट थी। JSPL ने कल 200 डेमा के नीचे क्लोज दिया था, लेकिन आज सिंक हुआ अच्छी तरीके से 2.5% नीचे। फाइनली 1-2 स्टॉक्स पे कमेंट और ले लूँ और इनफैक्ट बस 1-2 स्टॉक्स देख लीजिए, उसके बाद श्रेया के पास चलेंगे। फार्मा में कुछ कैंडिडेट्स आज एक बहुत अच्छा, एक इप्का लैब, उसके बाद अगर आप देखें तो ल्यूपिन और हेल्थ केयर स्पेस में डॉक्टर लाल पैथ लैब, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि एक अच्छा रिवर्सल। इनफैक्ट सन फार्मा ने जो सुबह से रिवर्सल लिया वो अंतिम दौर तक कायम रहा और ऑलमोस्ट हिटिंग 100 डे। श्रेया जी, आप पंचनामा की तैयारी करते हैं और बहुत सारे सवाल इनफैक्ट अभी मैं देख रही थी आ रहे हैं अनुज सर, और प्रांजल अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आई अंडरस्टैंड दैट इन द मार्केट ट्रेडिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट, should be avoided, but what about investors? Is this dip a good opportunity to buy selective stocks which are down significantly? तो इस गिरावट में क्या वो कोई अच्छे स्टॉक्स में खरीदारी कर सकते हैं? अपॉर्चुनिटी दिख रही है उनको? देखिए, पहली बात, मैंने कभी नहीं कहा कि ट्रेडिंग ख़राब है और ना ही मैंने कभी कहा कि ट्रेडिंग अवॉइड करिए। मैंने ये कहा है कि अगर आप सिर्फ एक तरफा ट्रेड लेते हैं तो अवॉइड करिए। अगर आप इस मार्केट में शॉर्ट करके पैसा नहीं बना सकते तो अवॉइड करिए। श्रेया, एक चीज़ मैं बताऊं, इस मार्केट में जिन्होंने शॉर्ट करके पैसा बनाया है पिछले 10 दिनों में, तो इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दी नहीं है आपको। मैं तो कह रहा हूँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अगर आपने इस मार्केट में पैसा नहीं बनाया तो कुछ गलती आपके साथ भी है। इससे ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट नहीं हो सकती थी शॉर्ट करके पैसा बनाने के लिए। हर लेवल पर शॉर्ट करके पैसा बनाए। हाँ, ये है कि थोड़ा डिसिप्लिन आपको रखना होगा। इन्वेस्टर्स की जहाँ तक बात है, देखिए क्या होता है ना, इन्वेस्टर भी 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं और जब ट्रेडिंग में लॉस आता है तो इन्वेस्टर बन जाते हैं, वो पकड़ के बैठ जाते हैं लॉस मेकिंग स्टॉक्स को। एक होता है जो वाकई में इन्वेस्टर होते हैं, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो स्टॉक स्पेसिफिक होते हैं और वो अपने लेवल पे स्टॉक्स को लेते हैं और ऐड करते हैं बेसिकली। तो अगर आप उस तरीके के इन्वेस्टर हैं तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए निफ्टी कहाँ पर है, फ्रैंकली, क्योंकि इस मार्केट में भी ऐसे कई स्टॉक मिल जाएंगे जो आउट परफॉर्म करेंगे। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि ट्रेडिंग ख़राब है। ट्रेडिंग अगर आती है तो बहुत अच्छी है, नहीं आती है तो बहुत तकलीफ होगी। और ट्रैक रिकॉर्ड इसीलिए तो कहता है 93% ट्रेडर्स इसीलिए पैसा लूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दोनों तरफ ट्रेड करना जानते हैं और कर सकते हैं और करते हैं डिसिप्लिन के साथ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है।
ठीक है सर, एक और सवाल लेते हैं। अंजलि जी पूछ रही हैं पावर ग्रिड के ऊपर, सर लूजर्स में शामिल है, आज 1.5% से ज़्यादा टूटकर कामकाज कर रहे हैं, इनफैक्ट क्लोज होने की तरफ बढ़ रहा है। कंसिडरिंग बजट है और जिस तरीके से एनर्जी और पावर सेक्टर पर एलोकेशन बढ़ाएगी सरकार, पावर ग्रिड में भी बने रहने की सलाह है कि एग्जिट कर लिया जाए? हाँ देखिए, पावर ग्रिड जैसे शेयर्स ना, जैसे मैंने उस दिन कोल इंडिया के बारे में भी कह रहा था मैं, आप पावर ग्रिड का 5 साल का चार्ट देखिए जरा एक बार, और एक 5 साल में आपका पैसा इसने ऑलमोस्ट 164% बढ़ा कर दिया, जो अच्छे रिटर्न है, प्लस एक आपको अच्छी डिविडेंड यील्ड भी मिली है। कोल इंडिया से एक्चुअली बेटर है इसका चार्ट। आई थिंक जिस स्पेस में ये है, ये हुआ चाहे एनटीपी से हुआ, तो इसमें मतलब आपको डिसेंट रिटर्न मिलते रहेंगे। ये मल्टीबैगर नहीं होंगे स्टॉक्स, लेकिन आपको डिसेंट रिटर्न्स मिलेंगे, प्लस आपको अच्छी डिविडेंड यील्ड मिलेगी। अगर आप उससे खुश हैं तो आप इन स्टॉक्स को ले सकते हैं, फिर कोई तकलीफ नहीं है जी। तो ये 2 सवाल आज के टीजर्स में, और ध्यान रखिएगा 3:35 पर हम वापस जुड़ेंगे आपके साथ और कुछ और सवालों के आपके जवाब देंगे। मीनवाइल कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। एक बार कल्याण ज्वेलर्स का इंटरडे चार्ट लेकर आइए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। आज मैं बताऊं क्योंकि सुबह ये स्टॉक डाउन था करीब 6%। वीरू, जैसे ही हमने कहा ना कल बैन से बाहर आने की तैयारी कर रहा है, इसमें देखिए पंख लग गए एकदम से, और अभी एकदम से डे हाई पर आ गया ये स्टॉक। कुछ दिन अनुज बैन में रहा तो ठीक है ये बैन वैसे काफ़ी लोग बैन में मानते हैं, सुरक्षित है ये, बैन में सुरक्षित है ये काफ़ी लोग मानते हैं वैसे कि ये अब काफ़ी ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई है, थोड़ी सी रिकवरी आनी चाहिए। खैर अब वो आएगी या नहीं आएगी हु नोज़, लेकिन इंट्राडे में शानदार रिकवरी है। और खैर बॉर्डर लाइन केस ही है, बैन से बाहर आने के लिए 80% के नीचे आना ज़रूरी होता है, तो बॉर्डर लाइन ही है मामला यहाँ पर। एक बार वापस देख लेते हैं वो ग्राफिक, ज़रा बैन से बाहर आने वाला वापस प्ले कर दीजिए ज़रा उसको। 80% पर है ये इस समय, तो ठीक है, अब काफ़ी चांसेस हैं कि बैन से बाहर आएगा, और 80 के नीचे आने पर बैन से बाहर आते हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पर इंटरडे चार्ट। अच्छा, इसमें कुछ रिस्क लिया जाए क्या गाबा सर कल्याण में? 500 का जो टारगेट था कल्याण का वो अचीव तो हो गया, क्या यहाँ पर रिस्क लिया जाए? रिस्क चला जाए जब, मैं कहूंगा कि जब ट्रेंड दिखाई दे। फिलहाल स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही है, काफी स्ट्रेच हो गया ऑन द डाउन साइड। बाउंस मिल सकता है, यस बाउंस मिल सकता है, अगर बाउंस लेकर ना तो ले सकते हैं, स्टॉप लगाना पड़ेगा, और वो रहेगा करीब 480 का। अपसाइड टारगेट 550, बट स्टिल वीक कल्याण ज्वेलर्स। बिल्कुल, तकलीफ क्या है ना इसमें, वो स्टॉप लगाने का आपको मौका दे या ना दे, कई बार ये नहीं पता चलता है। गौरांग, आप हिम्मत करेंगे 500 पर कल्याण लेने की? मैं टाइटन कंपनी को ज्यादा पसंद करूंगा। यहाँ पर खतरों के खिलाड़ी खेलना मेरे ख्याल से समझदारी की बात नहीं होगी। ओके, चलिए तो फिर एक काम किया जाए, जैसे गौरांग जी ने कहा कि एक स्वीट एंड शॉर्ट आंसर, डिप्लोमेटिकली आंसर कर दिया कि कल्याण पे जवाब देने के बजाय सीधा बस टाइटन बोल दिया कि मैं टाइटन लूँगा। तो ये एक सिंपल सा आंसर यहाँ पर। मार्केट क्लोज की तरफ बढ़ने की तैयारी हो रही है, लेकिन एक बार कुछ और एक आध स्टॉक्स और देखते हैं। डालमिया भारत क्लियरली आज का अच्छा खासा रिवर्सल का कैंडिडेट रहा। उसके अलावा मन्नापुरम में अच्छी रिकवरी आई टुवर्ड्स द एंड, ये भी स्टॉक डे हाई के करीब जाकर बंद हो रहा है। विप्रो यहाँ पर डे हाई पर बंद हुआ, और अशोक लेलैंड, काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जो डे हाई पर बंद हुए। एक्चुअली मिड कैप इंडेक्स में भी शानदार रिकवरी रही। वो बस ये बात हो रही है कि जितनी निफ्टी और बैंक निफ्टी में थी उस लेवल की नहीं होगी, लेकिन जो लो था वहाँ से मिड कैप इंडेक्स में 700 पॉइंट की रिकवरी हुई। और एक बार एडवांस डिक्लाइन का ग्राफ वापस लेकर आइएगा ज़रा स्क्रीन पर। जब हमने शो की शुरुआत की थी तो 1:7 का एडवांस डिक्लाइन था, ध्यान रखिएगा। 1:7 का एडवांस डिक्लाइन टुवर्ड्स द एंड जाते जाते 1:3 का हो गया। और ये देखिए, ये गैप जो है ये ब्रिज हुआ। 600 बढ़ने वाले शेयर, 1800 गिरने वाले शेयर। जब अगर जो हमने शो की शुरुआत की थी 1:7 पे था, और अब ये 1:3 पर आया, तो काफ़ी स्टॉक्स में रिकवरी हुई टुवर्ड्स द एंड। ये एक अच्छा साइन माना जाना चाहिए। चलिए अब एक काम करते हैं। एक साइन ये भी मिल रहा है कि कल शायद मार्केट में एक और गैप अप हो, जिस तरीके से आज का आखिरी घंटा रहा है। एक बार के लिए शायद शॉर्ट्स को थोड़ा बुक करने का मन कर रहा हो। एक बार के लिए ये रैली शायद 23,250, 23,300 तक जा सकती है। उसके बाद शायद वापस एक टेस्ट हो वहाँ पर। निफ्टी 130 पॉइंट ऊपर 23,150 पर, बैंक निफ्टी 170 पॉइंट ऊपर 48,740 पर। मिड कैप निफ्टी आईटी में 2% की शानदार रैली थी आज निफ्टी आईटी में, और ये करीब 840 पॉइंट ऊपर था। मिड कैप इंडेक्स करीब 1.25% ऊपर था,
और स्मॉल कैप नीचे था और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.2% नीचे, ध्यान रखिएगा। लेकिन इंटरडे में ये इंडेक्स काफ़ी नीचे थे, मिड कैप 2% और स्मॉल कैप 3% नीचे था, मिड कैप 2.5%, स्मॉल कैप 3% नीचे था, काफ़ी रिकवरी आई। एडवांस डिक्लाइन जैसे हमने कहा टूवर्ड्स द एंड, यहाँ पर भी अच्छी रिकवरी आई। सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं एक बार ज़रा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। निफ्टी IT करीब करीब 2% ऊपर था, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल्स, निफ्टी फार्मा यहाँ पर भी आज अच्छी खासी रैली थी। लेकिन नीचे क्या था, कैपिटल गुड्स करीब करीब 0.2%, PSU इंडेक्स 1.5%, PSU बैंक 1%, ऑयल एंड गैस 2.5%, रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा पिटाई यहीं हुई, 4.5% ये इंडेक्स आज नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपको। चलिए आप जरा निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के मूव्स रहे। स्टॉक्स जो ऊपर थे उनमें सबसे ऊपर विप्रो, इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, चारों IT के नाम। लेकिन एक स्टॉक जिसने कमान संभाली वो था HDFC बैंक। शानदार मोमेंटम, शानदार रैली, 0.2% की बढ़त के साथ ये बंद हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक में अच्छी रैली थी, बजाज फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, डॉक्टर रेड्डीज़, ये कुछ और स्टॉक्स रहे जहाँ पर तेज़ी थी। नीचे क्या था आपका, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा मोटर्स, ट्रेंड, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, HDFC लाइफ, SBI। तो कुल मिलाकर ये मार्केट का लेखा जोखा कहना होगा कि शुरुआत खराब रही, मिड डे खराब रहा, लेकिन टुवर्ड्स द एंड HDFC बैंक ने एक मार्केट को सहारा दिया और शानदार तरीके से सहारा दिया। बीरू जी हाँ, ये कहते हैं HDFC बैंक ने आज नैया पार लगाई है अनुज, और कुछ रंगत लौट के आई। बिल्कुल 23,160 निफ्टी और निफ्टी बैंक करीब करीब 48,765। खैर इस पुल बैक और सुबह की गिरावट के बीच में आपके बहुत सारे प्रश्न भी होंगे। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग योर ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट कॉल के रिगार्डिंग, ज़रूर जुड़िए हमारे साथ CNBC से आवाज़ पर। कुछ देर में एक छोटे से ग्राफ के अंतराल के बाद सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मार्केट का पंचनामा अनुज और श्रेया के साथ। तब तक के लिए